अस्सलाम वालेकुम सर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वीक 4। वीक 4 में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद नेस्टेड इफ एंड एल्स इफ स्ट्रक्चर। इसके बाद हम रैंडम क्लास को देखेंगे जिसके थ्रू हम रैंडम नंबर जनरेट करने का एक प्रोसेस जो है वो फॉलो करेंगे। देन स्विच स्टेटमेंट है, फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप्स है, व्हाइल लूप्स है, डू व्हाइल लूप्स है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसके अलावा न्यू लूप इन जावा फॉर ईच लूप, नॉट न्यू एनी मोर। इसके अलावा लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस इन फॉर लूप। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जो है वो हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपने प्रोग्राम का जो है वो फ्लो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ कंडीशन। यूजली इसके बेसिस के अंदर एक बूलियन एक्सप्रेशन आता है। बूलियन एक्सप्रेशन हम लास्ट वीक में डिस्कस कर चुके हैं। बूलियन एक्सप्रेशन वो होते हैं जिनका आंसर या तो ट्रू में आए या फिर फॉल्स में। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन यूजली रिलेशनल ऑपरेटर या बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर से मिलके बनते हैं, ठीक है, जिनकी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो अगर इसमें इसके ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ बूलियन एक्सप्रेशन जो है उसका आंसर ट्रू में आए तो इसका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। फॉल्स होने पे अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता और रेस्ट ऑफ द कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू कर देता है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो चलाती है वो इफ एल्स। बेसिकली तो एक ही है लेकिन वी कैन राइट इफ विदाउट एल्स, बट जिसकी सेकंड फॉर्मेट ये है कि हम इफ को लिखते हैं एल्स के साथ। अगेन जो रूल है वो सेम है। इसके ब्रैकेट के अंदर एक बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसकी हम ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे। ये बूलियन एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो जाए तो इसका ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए तो आपका जो कंट्रोल है वो एल्स की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। एल्स वाला जो ब्लॉक है वो रन होता है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रू पे इसका ब्लॉक चलता है और अदरवाइज अगर बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए तो एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में जो है वो स्केनर क्लास हमने इस्तेमाल की है। लास्ट लेक्चर के अंदर स्केनर क्लास को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया कि हम इनपुट किस तरीके से लेते हैं। So basically we have created an object of scanner class जिसके अंदर हम enter marks का मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। और scanner क्लास के थ्रू नेक्स्ट प्रिंट मैथड के थ्रू मार्क्स के अंदर जो है वो इनपुट ले रहे हैं। तो यूजर जो भी मार्क्स की वैल्यू जो है वो इनपुट करेगा, ये इसकी कंडीशन जो है वो चेक होगी इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। अगर मार्क्स की वैल्यू जो है वो 60 से बड़ी है या 60 के बराबर है तो एक मैसेज प्रिंट कर दे यू पास। और उसके बाद अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो ये मैसेज जो है वो प्रिंट नहीं होगा और आपका प्रोग्राम जो है वो आगे वाली लाइन चलाता रहेगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर अगर आपकी इसकी कंडीशन ट्रू होती है तब आपकी दोनों लाइन चलेंगी, लेकिन अगर आपकी इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तब आपकी सिर्फ ये एक लाइन चलेगी एग्जिट, ठीक है। तो बेसिकली हमें फॉल्स होने पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ ट्रू होने पे रिजल्ट मिल रहा है, फॉल्स होने पे कोई रिजल्ट नहीं है। नाउ अगर इसके अंदर एक स्टेटमेंट होती है तो हमें कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने पड़ते, हम बगैर कर्ली ब्रेसेस के इसके अंदर एक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। एंटर मार्क्स। नाउ फॉर एग्जांपल मार्क्स जो है वो 76 है तो यू पास आएगा और एग्जिट आएगा। और अगर आप मार्क्स जो है वो 60 से बिलो दोगे तो सिर्फ एग्जिट प्रिंट कर देगा। बेसिकली यूजुअली ज़्यादातर इसके साथ हमें एल्स जो है वो लगाना पड़ता है। मीन्स अगर हमने मार्क्स जो है वो 60 से ज़्यादा गेट नहीं किए तो एटलीस्ट वो हमें एक ऑल्टरनेटिव मैसेज तो दे कि वी फेल्ड, ठीक है। तो इस वक्त मार्क्स कम होने पे सिर्फ एग्जिट दे रहा है और कोई और ऑल्टरनेटिव मैसेज नहीं दे रहा। तो अगर आप एल्स लगाते हो, ठीक है, तो इस कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या हो वो एल्स में डिफाइन करते हैं। और एल्स का रूल भी सेम है कि अगर एल्स के अंदर एक ही स्टेटमेंट आती है तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
इसका आउटपुट देखते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्क्स हम 65 देते हैं, यू पास एंड एग्जिट। अगर आप 60 से कम मार्क्स देते हो, यू फेल्ड एंड एग्जिट। ओके ओके, अगर आप इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाकर मोर देन वन स्टेटमेंट जो है वो दे सकते हो। इवन एल्स में भी ये रूल है कि अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट चलाना चाहते हो तो कर्ली ब्रेसेस लगा के मोर देन वन स्टेटमेंट जो है वो दे सकते हो। 34, the marks less than 60 you failed exit, and if marks are more than 60, so marks more than 60 you pass and exit. Okay, the next thing in if is nested if. You can use if inside an if. So if outer if का जो boolean expression है वो true हो जाए, तो आप बेसिकली if की बॉडी में एंटर हो जाते हो, जो कि स्टार्टिंग बेसिस से लेकर एंडिंग बेसिस तक है। उसमें अगर देयर आर बंच ऑफ स्टेटमेंट्स आप वो भी बीच में दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सेकंड इफ उसके अंदर आ सकता है जिसमें बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू हो, जिसका एक अलहदा ब्लॉक बन सकता है, ठीक है। और वो ब्लॉक जो है वो इनसाइड या इनर ब्लॉक कहलाता है। वो ब्लॉक सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब इनर इफ स्टेटमेंट भी ट्रू। तो बेसिकली नेस्टेड इफ कहलाते हैं। अगर इनमें स्पेशलिटी ये है कि इफ अगर ये वाला आउटर इफ जो है वो फॉल्स हो जाए तो आपका पूरा कोड ही नहीं चलता। लेकिन अगर आउटर इफ जो है वो ट्रू हो, ठीक है, तो कोड चलता है, इनर इफ को चेक करेगा। एंड इनर इफ की जो बॉडी है वो भी अगेन डिपेंड करेगी इनर इफ के बूलियन एक्सप्रेशन पे कि अगर वो फॉल्स है तो ये बॉडी जो है वो नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो इनर इफ ट्रू है तो उसकी इंटरनल जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी, ये स्टेटमेंट जो है वो चलाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एल्स इफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। एल्स इफ स्ट्रक्चर में वी स्टार्ट विद इफ, ठीक है, और उसका एक एक्सप्रेशन है। अगर वो एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाता है तो एक स्पेसिफिक जो है वो बॉडी चलती है। अदरवाइज अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होता है, फॉल्स की सूरत में ये एक्सप्रेशन किसके पास जाएगा, एल्स के पास। एंड एल्स के बाद एक और इफ है जिसको वो चेक करेगा। तो अगर सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके बाद ये इस एल्स में जाएगा। बेसिकली एल्स स्ट्रक्चर में हमेशा ये होता है कि आपके पास जो मल्टीपल इफ्स होते हैं उनमें से किसी एक को ही ट्रू होना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये वाला पहला कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, इसके ट्रू होने पे ये एल्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये इफ एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर ये इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये एल्स भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। नाउ सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपकी पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है, फॉल्स होने की वजह से ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो ये जाएगा एल्स के पास और दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और एल्स के पास नहीं जाएगा, एल्स के बाद वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एल्स स्ट्रक्चर में हमेशा ये होता है कि आपके पास तीनों जो केसेस हैं कि आपके पास या तो इसके बाद वाला ब्लॉक है, या एल्स के इफ वाला ब्लॉक है, या इवन आखिर में एल्स वाला ब्लॉक है। इनमें से हमेशा एक ही एग्जीक्यूट होता है। नाउ फॉर एग्जांपल थर्ड केस, अगर आपके पास ये फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो इस एल्स के पास जाएगा, इस इसको चेक करेगा। नाउ फॉर एग्जांपल अगर ये भी फॉल्स हो जाता है, हमारा ये ब्लॉक भी नहीं चला फॉल्स होने की वजह से, ये इस एल्स के पास जाएगा एंड ये वाला ब्लॉक जो है वो लाजमी चलेगा। तो एल्स स्ट्रक्चर में इट्स श्योर कि एक बंच ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको लाजमी चलना है, यानी इन सब में से कोई एक चीज जो है वो लाजमी चलेगी। जबकि नेस्टेड इफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नेस्टेड इफ में फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई तो अंदर वाला इफ भी जो है वो नहीं चलता, पूरा ब्लॉक की एग्जीक्यूट जो है वो नहीं होता। और फिर इस इफ के ट्रू होने पे डिपेंड करता है कि दूसरा इफ चलेगा या नहीं चलेगा। फिर उस इफ पे डिपेंड करता है कि अगर वो फॉल्स है तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। जैसे दोनों का जो वर्किंग है वो काइंड ऑफ डिफरेंट है एक दूसरे से। नाउ लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल। क्लास का नाम हमने इफ एल्स रखा है।
देयर इज एन इंटीजर मंथ जिसकी वैल्यू 4 है एंड इट स्टैंड्स फॉर अप्रैल। 4 जो है वो मंथ अप्रैल का होता है। देन एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है सीजन, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि इस वक्त डिपेंडिंग ऑन द मंथ सीजन जो है वो कौन सा चल रहा है। तो एक इसकी कंडीशन यूज की है। नाउ ये कंडीशन जो है थोड़ी सी हमने बढ़ा दी है, इसलिए क्योंकि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कवर कर चुके हैं और ऑपरेटर। ओके ना, ये पहली कंडीशन है मंथ इक्वल टू 12, यानी अगर मंथ 12 के बराबर हो या मंथ 1 के बराबर हो या मंथ जो है वो 2 के बराबर हो। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी वैल्यू मैच कर जाए, बीच में और ऑपरेटर लगाने का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी एक अगर ट्रू होगा तो इफ जो है वो ट्रू होगा। यानी मंथ अगर 12 हो जाए या मंथ अगर 1 हो जाए या मंथ अगर 2 हो जाए, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ये पूरी की पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसलिए हमने और लगाया। तो यानी अगर तीनों मंथ में से कोई भी मंथ की वैल्यू है तो सीजन की वैल्यू क्या कर दे, विंटर। यानी अगर दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है तो सीजन जो है वो विंटर कर दे। अदरवाइज एल्स इफ, एल्स इफ मीन्स के अगर इसको इसमें से सीजन नहीं मिलता, यानी इसको मंथ की वैल्यू 12, 1 या 2 नहीं है तो और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये एल्स इफ में सेकंड कंडीशन चेक करे। उसमें क्या है, चेक करे कि मंथ अगर 3 हो, 4 और 5 हो तो सीजन को क्या कर दे, स्प्रिंग कर दे। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फिर दोबारा एल्स के पास जाए। यहाँ पे अगेन मंथ चेक करे, 6 है या 7 है या 8 है तो सीजन जो है वो समर कर दे। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो एल्स चेक करे इफ मंथ 9 है, 10 है, 11 है तो सीजन जो है वो ऑटम कर दे। एल्स मीन्स अगर 1 से लेकर 12 तक मंथ की कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमें सीजन में कर दे बोगस मंथ। और हमें सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटल में हमने कहा है कि अप्रैल इज इन द डैश सीजन। अगर हम देखें मंथ की वैल्यू अगर आप फॉर एग्जांपल चेंज करते हो और 7 कर देते हो तो ये फर्स्ट से ट्रू नहीं होगा, ये सेकंड को चेक करेगा, सेकंड ट्रू नहीं होगा, थर्ड जो है वो ट्रू हो जाएगा। जैसे ही ट्रू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मंथ की 7 वैल्यू है और ये वाली वैल्यू ट्रू होते कि सीजन की वैल्यू समझ कर देगा, इस एल्स के पास नहीं जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम मंथ की वैल्यू जो है वो 1 कर देते हैं और पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है और सीजन जो है वो विंटर हो जाता है तो इस सेल्फ के पास नहीं जाएगा। जब इस सेल्फ के पास नहीं जाएगा तो इस इसके पास नहीं जाएगा। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको चलने की जरूरत ही नहीं होगी। तो एल्स इफ स्ट्रक्चर जो है वो ये मेक श्योर करता है कि आपकी किसी भी स्टेप पे कंडीशन ट्रू हो जाने पर बाकी सारा जो रिमेनिंग कोड है वो एग्जीक्यूट ना हो। अच्छा, अब अगर मंथ हमने 1 कर दिया है तो हम यहाँ अप्रैल की जगह जो है वो जनवरी कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें उसी हिसाब से वो आउटपुट दे। ठीक है, तो जनवरी इज एन विंटर। Okay, now discuss a new topic, random class। थोड़ा सा इस सेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हमने इंक्लूड किया है। रैंडम क्लास भी अगेन एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि पहले से मौजूद है और इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है रैंडम। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है। हमने लास्ट स्केलर कंस्ट्रक्टर भी देखा था और इसके अलावा जो मेथड इसका हम यूज करेंगे वो होगा नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रैंडम क्लास को यूज़ करेंगे ताकि हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकें। रैंडम नंबर जनरेट करने का मतलब ये है कि समटाइम आपको प्रोग्राम के अंदर रैंडम नंबर जनरेट करने होते हैं। रैंडम नंबर जो है वो ऐसे नंबर हों जो आपको पता ना हो कि प्रोग्राम क्या नंबर जनरेट करेगा। तो उसको जनरेट करने के लिए हम जो है वो रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसको देखते हैं किस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट इन मेथड यूज करेंगे जिसके अंदर एक आर्गुमेंट आएगा जो कि एक इंटीजर नंबर होगा। ये इंटीजर नंबर आप जो भी दोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप ये इंटीजर नंबर देते हो 10 तो ये 0 से लेकर 9 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, लेकिन उसमें 10 नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली 0 से लेकर 9, अगर आप 10 दोगे तो 0 से लेकर 9 तक जनरेट होंगे, अगर आप 20 दोगे तो 0 से लेकर 19 होंगे। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम क्लास को यूज करने के लिए अगेन आपको जो है वो एक क्लास इंक्लूड करनी है रैंडम, ताकि सेम है ये।
So you will write import से java.util.random और random का R जो है वो कैपिटल है एज यूजुअल क्योंकि random क्लास है। रैंडम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वे बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले रैंडम क्लास का नाम, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो एक ऑब्जेक्ट नेम देना है। तो मैंने स्मॉल रैंडम लिख दिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्मॉल रैंडम बहुत बड़ा नेम है, आप खाली भले इसको आर कर दो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट नेम आप पे डिपेंड करता है, आप भले कोई भी ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हो, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद इज इक्वल टू देन न्यू एंड देन कैपिटल में आर रैंडम और इस तरीके से ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो डजेंट मैटर स्पेस दो या ना दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर है जिसकी हम बात कर रहे थे कि इसके पास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्टर है जो हमने यूज़ किया, जो इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। और जैसे ये लाइन लिखोगे आर नाम का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नाउ वी कैन यूज दिस आर ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ रैंडम नंबर। तो हमने अगेन इंटीजर एन एक वेरिएबल क्रिएट किया एन इज इक्वल टू आर डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और उस नेक्स्ट इंट के अंदर वैल्यू क्या दी है 10। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि नेक्स्ट इंट मेथड अगर आप यूज करोगे तो ये 0 से लेकर 9 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। देन हमने सिंपली जो भी नंबर जनरेट हुआ है जो कि हमने एन में स्टोर किया उस नंबर को हमने प्रिंट कराया। इसका जो है वो आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो इसने 8 जनरेट किया है, लेट्स रन इट अगेन। 5 again 0 again 9 again 7। तो एज यू कैन सी जितनी दफा भी इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगी ये 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपने प्रोग्राम के अंदर अगर डाइस इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो डाइस में बेसिकली 6 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 6 लिखोगे तो ये क्या जनरेट करेगा, 0 से लेकर 5 तक कोई भी नंबर जनरेट करेगा। लेकिन आपको चाहिए 1 से लेकर 6 तक, तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर +1 कर दो, ठीक है। तो बेसिकली जो भी वैल्यू आए 0 से 5 तक उसके अंदर अगर +1 कर देगा तो हमारी जो रेंज बन जाएगी वो बन जाएगी 1 से लेकर 6 तक, यानी अब जो नंबर जनरेट होगा वो 1 से 6 के बीच में ही होगा। तो वी कैन से कि वी आर क्रिएटिंग डाइस, तो हम ऑब्जेक्ट का नाम डाइस कर देते हैं, ठीक है, कि हमने डाइस जो है वो क्रिएट किया, ठीक है। नाउ 6 3 4 5 1, ठीक है। सो बहुत सारे नंबर्स हमारे पास आएंगे, बट वो सारे के सारे जो है वो 1 और 6 के बीच में ही आपको आउटपुट देगा। ओके, अब इसी रैंडम की थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो रैंडम क्लास इंक्लूड की है, देन हमने स्कैनर क्लास इंपोर्ट की है, और जो प्रोग्राम है उसका नाम रखा है गेस अ नंबर, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देन रैंडम क्लास का अगेन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने रैंडम ही रखा है, एंड इंटीजर सीक्रेट नंबर इज इक्वल टू रैंडम डॉट नेक्स्ट इन 10 + 1, यानी वेरिएबल एक क्रिएट करे सीक्रेट नंबर और उस सीक्रेट नंबर वेरिएबल के अंदर 1 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर दे। अगेन हमने रिपीट कर लिया, यहाँ +1 करने का मतलब ये कि वैसे तो ये 0 से लेकर 9 तक जनरेट करेगा रैंडम डॉट नेक्स्ट इन, लेकिन अगर हम +1 लगा देंगे तो ये 1 से लेकर वैल्यू 10 तक बन जाएगी। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना, नेक्स्ट इन का आई जो है वो कैपिटल है। फिर हमने क्रिएट किया स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट अपना इनपुट लेने के लिए, उसका नाम हमने रखा है स्कैन। देन सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर, मैसेज ऐसे प्रिंट करे, और फिर बिटवीन 1 and 10 व्हाट इज योर गेस, ठीक है। मीन्स एक मैसेज प्रिंट करे कि मैं कोई नंबर, यानी आपका प्रोग्राम जो है वो मैसेज प्रिंट करे कि मैं कोई नंबर सोच रहा हूँ जो कि 1 और 10 के बीच में, आपको क्या लगता है कि वो नंबर क्या है। तो इंटीजर गेस इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इन, ये क्या है, इनपुट लेने का तरीका है। स्कैन हमारा जो है वो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसका हमने नेक्स्ट इन मेथड यूज किया है ताकि हम इनपुट कर सके इंटीजर नंबर, और वो इंटीजर नंबर जो है वो एक नए वेरिएबल गेस के अंदर जाकर सेव हो जाए। देन इसकी कंडीशन चेक की है कि अगर गैस की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी हो या फिर गैस की वैल्यू जो है वो 10 से ज्यादा हो, मतलब हमने ऐसा नंबर दिया है जो 1 और 10 के बीच में नहीं है।
बेसिकली अगर हमने 1 से छोटा नंबर दिया हो, ठीक है, यानी 0 दिया हो या माइनस में वैल्यू दी हो, और तो ये जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। या अगर हमने 10 से ज़्यादा नंबर दे दिया हो, 11 12, तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। तो अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमें थोड़ा सा मतलब है तो रूट मैसेज, यू आर नॉट गोइंग टू ट्राई, आई एम नॉट प्लेइंग, ठीक है। मीन्स कि आपने गलत नंबर एंटर किया है। मैंने आपको कहा था कि 1 से 10 तक नंबर एंटर करो, लेकिन आपने 1 से 10 तक नंबर एंटर नहीं किया। देन हमने एल्स लिखा है, और एल्स के बाद है एल्स इफ समझो, ठीक है। एल्स के अंदर एक और इसका ब्लॉक है कि अगर जो है वो सीक्रेट नंबर और गेस नंबर आपस में मैच होगा, मीन्स वो जो नंबर आपने एंटर किया और वो जो नंबर रैंडम जनरेट हुआ वो दोनों मैच हो गए, ठीक है, हुआ यू विन। एल्स, ठीक है, अगर वो मैच नहीं होते तो वो बताए कि नंबर जो है वो क्या था। अच्छा, इसके बाद ये चेक करें कि आपका गैस कितना करीब था, ठीक है। आपका गैस कितना करीब करने चेक करने के लिए कि आपने कितना करीब गैस किया है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे फार्मूला यूज किया है। अगर इसको थोड़ा सा समझो तो गैस वो नंबर है जो आपने एंटर किया, सीक्रेट वो नंबर है जो एक्चुअल में रैंडमली जनरेट हुआ। ये आपने जो नंबर गैस किया और जो नंबर जनरेट हुआ उसको एक दूसरे से माइनस करें, एंड देन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। एब्सोल्यूट मतलब कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आए तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, अगर ये पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो किसी भी नेगेटिव या किसी भी पॉजिटिव नंबर का साइन हटा देता है और हमें सिर्फ उसका नंबर दे देता है। तो इसको यूज करने के लिए हम मैथ डॉट ऐप करके फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल लिख कर समझते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो गैस किया, सीक्रेट नंबर जो था वो था 3, और आपने जो नंबर गैस किया वो था 9, ठीक है। तो ये 3 में से 9 माइनस करेगा, ठीक है, वैल्यू आएगी 6, ठीक है। 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 6 ही होगी, तो 6 जो है वो 3 से ग्रेटर देन है, तो आप कहेगा यू मिस्ड इट बाय अ माइल, मीन्स आपका गैस बहुत दूर था, ठीक है। अदरवाइज अगर ये वैल्यू ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ग्रेटर देन 3 नहीं है, तो कहेगा यू वर क्लोज। तो यू वर क्लोज कब आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल कि सीक्रेट नंबर जो था वो था 7, और आपने जो नंबर गैस किया वो था 5, ठीक है। तो अब 5 माइनस 7, आंसर क्या बनेगा, -2। -2 को ये ऐप फंक्शन यानी मैथ और एब्सोल्यूट फंक्शन किसमें कन्वर्ट कर देगा, 2 के अंदर। चेक करेगा क्या 2 ग्रेटर देन 3 कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपको प्रिंट करेगा यू वर क्लोज। यानी यहाँ 3 ग्रेटर देन चेक करने का मतलब ये है कि अगर आपका गैस 3 डिजिट से करीब था तो वो कहेगा कि आप क्लोज थे, लेकिन अगर आपने बहुत दूर वाला गैस किया है तो वो कहेगा कि आप रॉन्ग थे। फॉर एग्जाम्पल सीक्रेट नंबर जो है वो 9 था, आपने गैस किया 2, ठीक है। 2 माइनस 9, आंसर बनेगा -7। यहाँ -7 आ जाएगा, जब प्रोग्राम चलेगा तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैथ डॉट एब्सोल्यूट उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा, वो हो जाएगी 7। 7 ग्रेटर देन 3 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो कहेगा यू मिस बाय अ माइल, ठीक है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से हमें बता रहा है कि आपका गैस करीब था या आपका गैस जो है वो बहुत दूर था, ठीक है। तो अगेन बस इतना सा ही कोड है जिसपे ये गेम है कंप्लीट। इसको अब हम सेव करते हैं। इट इज सिंपली पहला स्टेप वो ये चेक कर रहा है कि आप रेंज में वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, यानी 1 और 10 के बीच में वैल्यू है या नहीं है। नहीं है तो ये रूडली कहेगा सॉरी मैं आप खेलना चाहते नहीं हो तो क्यों खेल रहे हो। अदरवाइज चेक करेगा कि अगर हमने बिल्कुल सही गैस कर लिया जो कि बहुत ही मुश्किल है तो कहेगा हुर्रा यू विन। एल्स हमें ये बताएगा कि हमने गैस जो किया वो बहुत दूर था या बहुत करीब था। Okay, I'm thinking a number between 1 and 10. Let's get 5. The number was 3. You were close. Better luck next time. Again, I'm thinking a number between 1 and 10. Let's guess 7. Number was 8. You were close. Better luck next time. It's kind of impossible to win this game. Let's try again. 3. Oh my god. Hurrah, you win.
दिस इज द वेरी लकी टाइम फॉर मी। अदरवाइज ये प्रोग्राम पिछले क्लास को भी कराया गया है, लेकिन कभी भी जो है वो हुर्रा वो यू विन जो है वो मेरे सामने मैसेज कभी नहीं आया, क्योंकि जितनी दफ़ा भी रन करके हमने नंबर गैस करने की कोशिश की है, वो हमेशा यही कहता है यू आर क्लोज, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो आई थिंक इट्स माई लकी डे टुडे। ओके, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो है वो एल्स स्ट्रक्चर को ही थोड़ा सा फॉलो करती है। मीन्स जब हमें बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन ही ट्रू चाहिए होता है, तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं। स्विच का सेंटेंस जो है वो ये है कि आप एक एक्सप्रेशन देते हो, स्विच का कीवर्ड यूज करते हो, उसके बाद एक एक्सप्रेशन आता है। एक्सप्रेशन जो है वो यूजली एक वेरिएबल होता है, ठीक है, या एक्सप्रेशन भी हम दे सकते हैं। उस एक्सप्रेशन को फिर ये नीचे केसेस से मैच कर रहा होता है। मीन्स यहाँ जो वैल्यू है या यहाँ जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है, रिजल्ट जो आ रहा है, वो रिजल्ट अगर इस वैल्यू से मैच कर जाए, ठीक है, यानी ये दोनों आपस में मैच हो जाए, तो ये बंच ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो चलती है। और उसके बाद हम ब्रेक लगाते हैं। वो ऑप्शनल भी है, वैसे हम ब्रेक जरूरी नहीं है हर केस के आगे ब्रेक लगे, इसलिए ऑप्शनल लिखा हुआ है। लेकिन हम ब्रेक लगाते हैं इसलिए क्योंकि जब हमें वो वैल्यू मिल जाए जो कि ट्रू हो गई है, तो स्विच आगे का जो कोड है वो ना चलाए और यहीं पे जो है वो स्टॉप हो जाए। नाउ अगेन, अगर ये एक्सप्रेशन जो है वो फर्स्ट केस से मैच नहीं करता, ठीक है, तो ये सेकंड केस की तरफ जाता है। सेकंड केस की अगर वैल्यू मैच हो जाती है, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट चलाता है, और फिर हमें ब्रेक देना पड़ता है स्विच को यहाँ पर स्टॉप करने के लिए कि यहाँ पर उसके बाद आगे का कोड जो है वो ना चलाए। अगेन, अगर एक्सप्रेशन जो है वो फर्स्ट वैल्यू मैच नहीं हो रही, फर्स्ट केस मैच नहीं हो रहा, ठीक है, और सेकंड केस भी मैच नहीं हो रहा, ठीक है, इवन आगे भी जो भी है, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ केसेस, यू कैन हैव मल्टीपल केसेस, सारे केसेस मैच नहीं हो रहे, तो हम एक डिफॉल्ट केस दे सकते हैं, डिफॉल्ट कीवर्ड दे सकते हैं। अगेन जो कि ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं आप डिफॉल्ट दो, लेकिन बेटर होता है कि अगर इन सब चीज़ों में से कुछ भी ट्रू नहीं हुआ और हर केस ही फॉल्स हो गया, हर केस से ही वैल्यू मैच नहीं हो रही, तो आखिर में डिफॉल्ट केस जो है वो लाजमी चलता है, इसका चलना जो है वो मस्ट होता है। अच्छा, अब आपने स्विच स्टेटमेंट में ध्यान किस चीज़ का रखना है? इसके सिंटैक्स का। स्विच है, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बीच में हम यूजली या तो वेरिएबल, ज़्यादातर वेरिएबल ही आता है, बट हम एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू मैच करने के लिए केस, उसके बाद यहाँ वैल्यू। इस वैल्यू की जगह बेसिकली हम लिटरल यूज करेंगे या कांस्टेंट वैल्यू यूज करेंगे, उसके बाद कोलन, ये कोलन का साइन यहाँ पे मस्ट है। उसके बाद ब्रेक के बाद सेमीकोलन जो है वो मस्ट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल नॉर्मल स्टेटमेंट जैसे होती हैं उन्हीं इसी की तरह होगी। इसके बीच में कोड आ सकता है, और वो कोड के जो जो फॉर्मेट है जैसे हम फॉलो करते हैं वही फॉर्मेट, अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी हो सकता है, या कोई और फॉर का लूप भी इसके अंदर आ सकता है। मीन इन स्टेटमेंट का मतलब है कि इस केस और इस ब्रेक के बीच में, इस जगह के अंदर जो है वो आप पूरा कोड जो है वो लिख सकते हो जो इस केस के ट्रू होने पर चले। जस्ट लाइक अ इफ का ब्लॉक, जिस तरह इफ में हम ब्लॉक बनाते हैं, यहाँ हम केस और इसके ब्रेक के बीच में जो है वो स्टेटमेंट देते हैं। देन स्विच की बॉडी स्टार्टिंग ब्रेसेस और एंडिंग ब्रेसेस जो है उससे इसमें लाजमी होते हैं, ठीक है। स्विच जो है विदाउट ब्रेसेस नहीं हो सकता, क्योंकि स्विच हमेशा मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ ही बन के मिलता है, स्विच के अंदर कभी एक स्टेटमेंट नहीं आती। ओके, देयर आर सम रूल्स अबाउट स्विच। नंबर 1, स्विच के अंदर जो है वो हम इंटीजर वैल्यूज को ही हमेशा कंपेयर करते हैं, और इंटीजर्स हमारे पास कौन कौन से? इंट, बाइट, शॉर्ट एंड कैरेक्टर। इसके अलावा जावा JDK 7 के बाद स्ट्रिंग्स भी अलाउ हो गए हैं, ठीक है। आप स्विच के अंदर स्ट्रिंग्स को भी मैच कर सकते हो, एंड देन इनमरेशन होगी। इनमरेशन हमने अभी की नहीं है, लेकिन इनम्स भी जो है वो स्विच के अंदर मैच किए जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके जो केस है उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर हम इसको लिटरल बोलते हैं। लिटरल बार बार आपके लिए भले नया वर्ड है, लेकिन इसका मतलब यही है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट का वर्ड हम ठीक है लिटरल के लिए यूज करते हैं, लेकिन कांस्टेंट दूसरे भी होते हैं।
जो जिनको हमने फाइनल कीवर्ड से क्रिएट किया था लास्ट सेकंड वीक के अंदर फाइनल पाई इक्वल टू 3.14 किया था, तो वो पाई कांस्टेंट था। तो इस केस के बाद यानी आप केस जब लिखते हो उसके बाद या तो लिटरल आ सकता है या फिर कांस्टेंट आ सकता है। देन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर केस जो है उसमें जो वेरिएबल हमने दिया हो स्विच के अंदर वो अगर केस की वैल्यू से जो मैच कर जाए तो केस उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक इसको ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो नहीं मिलती। और जैसे ही इसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलती है, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट मिलते ही कंप्लीट स्विच की पूरी स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, यानी पूरा स्विच जो है वो बंद हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हर केस के आगे ब्रेक देना लाजमी नहीं है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक नहीं मिलता, ठीक है, तो फ्लो जो है वो आगे की तरफ चलना शुरू हो जाता है और आगे के केसेस भी चलना शुरू हो जाते हैं जब तक स्विच में ब्रेक जो है वो नहीं मिलता। इस चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट के अंदर डिफॉल्ट केस को भी हमने डिस्कस कर दिया कि वो ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपका कोई भी चीज ट्रू नहीं होती, तो अगर आपने डिफॉल्ट दिया होता है तो डिफॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो लाजमी चलती है। अच्छा, इसके अलावा स्विच भी नेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है। देयर कैन बी आउटर स्विच, ठीक है, जिसके अंदर आप इनर स्विच जो है वो रख सकते हो। मीन्स आप नेस्टेड स्विच भी यूज कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि स्विच के एक केस के अंदर एक नए स्विच की स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस स्विच जो केस है इसके अंदर जो स्टेटमेंट मैंने बंच ऑफ स्टेटमेंट था इसके अंदर जो है वो कंप्लीट इस जगह पे एक कंप्लीट न्यू स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट हो जिसकी अपनी ही अलग केसेस है। लेकिन ये आइडेंटिफाई कर लेता है क्योंकि इन ब्रैकेट की वजह से पता लगता है कि कौन सा स्विच कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जो है वो एंड हो रहा है। तो अगर इसके अंदर जो स्विच आएगा उसके भी स्टार्टिंग ब्रेसेस होंगे और उसके भी एंडिंग ब्रेसेस होंगे, तो इसको पता होगा कि वो स्विच कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग जो है वो कहाँ पे है। नाउ लेट्स सी अ सिंपल एग्जांपल ऑन स्विच। इंटीजर आई को क्रिएट किया है, 3 इसको वैल्यू दे दी है। आप इसकी जगह अगर प्रोग्राम में प्लीज थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करो तो हम स्कूल क्लास कर चुके हैं। आप आई वेरिएबल क्रिएट करो और आई की वैल्यू जो है वो यूजर से इनपुट ले लो। लेकिन हम अपनी एग्जाम्पल का कोड थोड़ा कम रखने के लिए मैंने डायरेक्टली आई को 3 से जो है वो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। देन हमने यूज किया स्विच आई, ठीक है, यहाँ पे ये वेरिएबल दे दिया है स्विच आई, ठीक है। आई की वैल्यू को मैच करें और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो है वो स्टार्ट हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला केस है 0, ठीक है। किससे मैच करें कि आई की वैल्यू 0 है। अगर आई की वैल्यू 0 हो तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन आई 0 प्रिंट करे और उसके बाद ब्रेक कर दे। अदरवाइज अगर ये केस ट्रू नहीं होता, ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट जो है वो चलेंगी ही नहीं। चेक करेगा क्या केस जो है वो 1 है, ये केस भी मैच नहीं होता, नीचे चला जाएगा, चेक करेगा क्या केस 2 है, ये केस भी मैच नहीं हो रहा, नीचे चला जाएगा, क्या चेक करेगा क्या ये केस 3 है। ये वाला केस जो है वो हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। प्रिंट करेगा आई इज 3 और जैसे ही इसको ब्रेक मिलेगा, ब्रेक मिलते ही ये प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है, स्विच से बाहर निकल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आई की वैल्यू चेंज कर दूं, आई की वैल्यू हम कर दें 1, ठीक है, तो चेक करेगा केस 0, केस 0 ट्रू नहीं हुआ, केस 1 जो है वो ट्रू हो गया, प्रिंट करेगा आई इज 1। जैसे ही इसको ब्रेक मिलेगा, ब्रेक मिलते ही आगे की स्टेटमेंट चलेंगी नहीं और यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। इन केस फॉर एग्जांपल मैं आई की वैल्यू दे दूं 8, ठीक है, तो केस 0 चेक करेगा, ट्रू नहीं हुआ, केस 1 चेक करेगा, ट्रू नहीं हुआ, 2 नहीं चेक 2 हुआ, 3 ट्रू नहीं हुआ। तो सारे केसेस जब ट्रू नहीं हुए तो ये डिफॉल्ट केस जो है वो रन हो जाएगा और कहेगा कि आई इज ग्रेटर देन 3। इसको डिफरेंट वैल्यूज के साथ आउटपुट देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 8, ठीक है, आई इज ग्रेटर देन 3 प्रिंट हो गया, डिफॉल्ट केस जो है वो चल गया। लेट्स से आई जो है वो 2 कर देते हैं, आई इज 2 जो है वो प्रिंट हुआ है। लेट्स से आई को हम 0 करते हैं तो आई इज 0 जो है वो प्रिंट हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल जिसमें केसेस के अंदर जो है वो स्टेटमेंट्स नहीं है और ब्रेक्स भी जो है वो नहीं है। ऐसी एग्जांपल जो है वो मोर देन 1 वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए स्विच में यूज होती है। नाउ फॉर एग्जांपल आई जो है वो 8 है, तो स्विच आई चेक करेगा आई की वैल्यू को, केस 0 फॉल्स है, 1 फॉल्स है, 2 फॉल्स है, 3 फॉल्स है, 4 फॉल्स है।
ठीक है, तो ये चारों के चारों फॉल्स हैं, इन पे तो कुछ भी नहीं होगा। 5 फॉल्स है, 6 फॉल्स है, 7 फॉल्स है, लेकिन 8 जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो यानी 8 ट्रू है, तो ये 9 पे भी जाएगा, लेकिन 9 को इग्नोर करेगा, लेकिन प्रिंट करेगा आई इज लेस देन 10 और उसके बाद इसको ब्रेक मिलेगा। जब तक इसको ब्रेक नहीं मिलेगा आपका जो केस है वो स्टॉप नहीं होगा। तो इस तरह के केसेस में होता क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आई की वैल्यू दे दूं 2, ठीक है, तो आई 0 1 2 3 4 इन सारे केसेस क्या नहीं, इनमें से चारों में से कोई भी वैल्यू, पांचों में से कोई भी वैल्यू होगी तो ये केसेस इनमें से कोई भी ट्रू हो जाएगा, तो ये लिखेगा सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटल एंड आई इज लेस देन 5। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी और फिर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स अगर ट्रू होगा तब भी यही चलेगा, अगर हम आई की वैल्यू जो है वो 0 दे देंगे तब भी ये लाइन चलेगी सिर्फ। ठीक है, और ब्रेक हो जाएगा। अगर हम आई की वैल्यू जो है वो 4 दे देंगे तब भी सिर्फ ये लाइन चलेगी और ब्रेक होगा। यानी जब तक इसको ब्रेक नहीं मिलेगा ये बाकी केसेस की जो है वो चेक करता रहता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू दी है 4, तो ये ट्रू नहीं हुआ, इसको चेक करो, ये ट्रू नहीं हुआ, इसको चेक करो, ये ट्रू नहीं हुआ, इसको चेक करो, ये ट्रू नहीं हुआ, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, तो ये सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन चल पड़ेगा और ब्रेक भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप आई की वैल्यू देते हो फॉर एग्जाम्पल 8, ठीक है, तो ये नहीं ट्रू हुआ, ये नहीं ट्रू हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ये दोनों लाइन की जो है वो नहीं चलेंगी, क्योंकि ये केस 4 भी ट्रू नहीं हुआ। केस 5 को चेक करेगा, ट्रू नहीं हुआ, ट्रू नहीं हुआ, ट्रू नहीं हुआ, लेकिन ये 8 ट्रू हो गया। 8 ट्रू होते ही 9 को भी चेक करेगा, 9 फॉल्स है, लेकिन 8 क्योंकि ट्रू है, 8 में एंटर हो चुका है, एंटर हो चुका है, तो सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन स्टेटमेंट चलेगी और ब्रेक भी जो है वो चलेगा। अच्छा, अगर 10 तक में से कोई वैल्यू नहीं आती तो कह दे कि आई इज 10 और मोर, सॉरी अगर 9 तक में कोई वैल्यू नहीं आती तो कह दे आई इज 10 और मोर। तो मल्टीपल वैल्यूज चेक करने के लिए हम स्विच के अंदर केसेस को एम्प्टी जो है वो छोड़ सकते हैं। इसको रन करते हैं, आई इज लेस देन 10, ठीक है, क्योंकि अभी हमने आई की जो वैल्यू दी है वो 8 दी है। ठीक है, आई की वैल्यू जो है वो 4 कर देते हैं, आई इज लेस देन 5 आ गया, एंड अगर आई की वैल्यू हम 14 कर देते हैं तो आई इज 10 और मोर। ना हमने स्विच में एक्सप्रेशन की बात की थी कि वेरिएबल की जगह एक्सप्रेशन भी आ सकता है। ना फॉर एग्जांपल देयर टू इंटीजर वेरिएबल्स a इज 1 एंड b इज 5, एंड हमने यहाँ पे लिख दिया a प्लस b की वैल्यू बनेगी 6। तो इसको हमें आंसर देना चाहिए ये वाला, दैट i इज लेस देन 10। तो चेक करते हैं, ठीक है, i इज लेस देन 10 आ गया, एंड की वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, ये 2 हो और ये भी 2 हो, ठीक है, तो i is less than 5 हो गया। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर लूप। सी प्लस प्लस में जो लूप थे जावा में वो सेम लूप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर लूप जो है वो रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बेसिकली किसी भी बच ऑफ स्टेटमेंट को बार बार चलाने के लिए जो है वो यूज होता है। ठीक है, यूजली हम फॉर लूप उस वक्त यूज करते हैं जब हमें कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम लूप को चलाना होता है। यूजली फॉर लूप उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमें पता होता है कि हमें कितनी दफ़ा, हाउ मेनी टाइम्स हमें ये स्टेटमेंट जो है वो रिपीट करनी है। तो जर्नल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर लूप का ये है, फॉर कीवर्ड, उसके बाद इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर प्री डिक्लेयर्ड वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, यानी उसकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो दे देते हैं। तो दोनों तरीके के हो सकते हैं, या तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डिक्लेयर भी करें और इनिशियलाइज भी करें, या डिक्लेयर पहले कर दें और इनिशियलाइज जो है वो यहाँ पर करें। सेकंड एक बूलियन एक्सप्रेशन आता है। बूलियन एक्सप्रेशन मीन्स हो जिनमें रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं और जिनकी वैल्यू जो है वो ट्रू या फॉल्स में है। देन जनरल टर्म दे दी अपडेट की। अपडेट मीन्स इट कैन बी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू, या कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे आ सकता है जिसकी वजह से इनिशियल वैल्यू जो हमने दी थी, फॉल्स की जो इनिशियल वैल्यू थी, उस वैल्यू के अंदर कोई चेंज है। ठीक है, और उस चेंज पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट आइट्रेशन होगी या नहीं होगी। अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू मिलता है, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होती हैं। अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो जाता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाती है।
ठीक है, तो इतनी सिंपल सी थ्योरी है फॉर लूप की। ओके, नाउ फर्स्ट एग्जांपल, एक इंटीजर n जो है वो हमने डिक्लेयर किया है लूप से बाहर, ठीक है, और उसके बाद फॉर लूप चलाने के लिए फॉर का कीवर्ड ब्रैकेट n इज इक्वल टू 1 जो कि इसकी इनिशियल वैल्यू है या इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद n इज लेस देन इक्वल टू 10 टेस्ट कंडीशन है, जिसके टेस्ट कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि लूप चलेगा या नहीं चलेगा। एंड देन अपडेट हमने दी हुई है n प्लस प्लस, मीन्स हर दफा जो है वो n के अंदर एक का इजाफा करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जब लूप चलेगा n की वैल्यू हो जाएगी 1, चेक करेगा क्या n जो है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर है, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन वाली स्टेटमेंट चलेगी। उसके बाद जब सेकेंड आइटरेशन से पहले ये क्या करेगा, n प्लस प्लस, n की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, दोबारा चेक करेगा, n की वैल्यू 10 से छोटी है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, ये लाइन दोबारा चल जाएगी। फिर करेगा n प्लस प्लस, फिर चेक करेगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, लाइन दोबारा चल जाएगी। यानी n की वैल्यू जब तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहेगी, तब ये लूप बार बार चलता जाएगा और 6 और n की वैल्यू जो है वो प्रिंट करता रहेगा। लेकिन जब 10 के बाद n प्लस प्लस होगा तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी, और 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। यहीं पे आपका लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा और आगे प्रिंट करना जो है वो बंद हो जाएगा। तो फॉर लूप में हमेशा यही होता है, हम एक स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं और आप एक एंडिंग कंडीशन दे देते हैं कि जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, लूप जो है वो चलना बंद हो जाए। इसको रन करते हैं। ठीक है, तो टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 10 तक जो है वो वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देंगे। ना इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम ये इनिशियलाइजेशन जो है वो अंदर भी लेके जा सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा भी हो सकता है, इंटीजर सॉरी डिक्लेरेशन जो है वो अंदर भी लेके जा सकते हैं। इंटीजर एन इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ जाए, हम लूप की कंडीशन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम बैकवर्ड लूप चलाना चाहते हैं तो एन 10 से स्टार्ट हो, जब तक एन 0 से बड़ा हो तब तक एन जो है वो चलता रहे, एन प्लस प्लस की जगह जो है वो एन माइनस माइनस हो जाए। ठीक है, ना इस दफ़ा हमने जो है वो एन को जो है वो स्टार्ट किया 10 से, इसकी इनिशियल वैल्यू 10 है और लूप उस वक्त तक चलता रहे जब तक एन 0 से बड़ा है, यानी लास्ट वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1। 1 वो वैल्यू है जब तक ये चलता रहेगा और साथ साथ एन माइनस माइनस होता जाएगा, हर दफ़ा एन की वैल्यू जो है वो एक कम होती जाएगी। पहली दफ़ा 10 होगी फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जैसे ही एन की वैल्यू 0 होगी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आगे जो है लूप नहीं चलेगा। तो रन करते हैं। now this time 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। okay, now for की some variations को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर ए और बी जो है वो बाहर क्रिएट किए, तो इट इज पॉसिबल कि आप फॉर की जो कि पहली स्टेप है इनिशियलाइजेशन, इसमें एक इनिशियलाइजेशन देने के बजाय दो इनिशियलाइजेशन दे दें। फॉर एग्जांपल फॉर ए इज इक्वल टू 1 कॉमा बी इज इक्वल टू 4। इट वाज आल्सो डिस्कस्ड इन C++, हमने वहाँ भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम कॉमा से सेपरेट करके टू वेरिएबल फॉर के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट कंडीशन हमेशा एक ही बनती है, क्योंकि आप एक से ज्यादा टेस्ट कंडीशन नहीं दे सकते। एक से ज्यादा टेस्ट कंडीशन देने का मतलब इवन अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर रहे हो तो वो एक ही टेस्ट कंडीशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ए लेस देन बी और बी ग्रेटर देन सी, एक इस तरह की कंडीशन लिख भी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके की कंडीशन अगर आप लिख भी रहे हो, ठीक है, तो ये कंडीशन हमेशा एक ही कहलाती है। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली इसका आंसर या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रू है और अगर ये फॉल्स है तो और जो बीच में लगेगा एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो और जो है आखिरी आंसर जो है वो ट्रू कर देगा। तो इसलिए एक ही टेस्ट कंडीशन कहलाती है। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक से ज्यादा टेस्ट कंडीशन लगा सकते हैं। तो टेस्ट कंडीशन इज अलाउड ओनली वन। ठीक है, इस पर टेस्ट कंडीशन क्या लगी, ए लेस देन बी, यानी ये लूप इस वक्त तक चलता रहे जब तक ए जो है वो बी से छोटा रहे। साथ में अगेन सेमीकोलन के बाद ए प्लस प्लस कॉमा बी माइनस माइनस। आपका जो अपडेट है या जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है उसको भी आप एक से ज्यादा दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस प्लस भी कर सकते हो कॉमा बी माइनस माइनस, यानी एक तरफ ए प्लस प्लस होता जाए और दूसरी तरफ जो है वो बी माइनस माइनस होता जाए। तो बेसिकली ये स्टार्ट करेगा ए 1 से बी 4 से, हर दफा जो है वो ए एक ज्यादा बढ़ जाएगा और बी जो है वो कम हो जाएगा। इनकी वैल्यूज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो बी को हम
10 कर देते हैं ताकि लूप थोड़ा ज़्यादा देर तक चले। ठीक है, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। ए जब 1 था, बी 10 था, ए 2 था तो बी 9 हो गया, ए 3 था तो बी 8 हो गया, ए 4 था तो बी 7 हो गया, ए 5 था तो बी 6 हो गया। और जैसे ही ए 6 हुआ और बी 5 हुआ तो हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई और लूप जो है वो स्टॉप हो गया। यानी ये लूप उस वक्त तक चलता रहा जब तक ए की वैल्यू बी से छोटी रही, लेकिन जैसे ही ए की वैल्यू बी से बढ़ गई यानी बी हमारा ए से छोटा हो गया तो आपका ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही इसने लूप जो है वो स्टॉप कर दिया। तो इट इज पॉसिबल कि हम एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन फॉर्म में दे सकें और एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी फॉर्म में दे सकें, बट इट शुड कंटेन अ लॉजिक। जैसे इसमें लॉजिक ये है कि ए को बढ़ाते रहो, बी को कम करते रहो जब तक वो एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। नाउ अनदर वेरिएशन ऑफ फॉर लूप, ये फॉर लूप के अंदर हम चाहें तो इनिशियलाइजेशन और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उसको हटाकर खाली टेस्ट कंडीशन से भी काम ले सकते हैं। बट बेसिकली फॉर लूप ऐसे इस्तेमाल किया नहीं जाता क्योंकि इस काम के लिए हमारे पास एक और लूप है व्हाइल लूप, जिसको हम इस तरह के कामों के लिए यूज करते हैं, इस तरह की लॉजिक के लिए यूज करते हैं। बट लेट्स जस्ट टू शो यू कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर आए हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया, एक बूलियन डन डिक्लेयर कर दिया जिसको हमने कर दिया फॉल्स। ठीक है, फिलहाल डन की वैल्यू जो है फॉल्स है और आई जो है वो यहाँ पे 0 कर दिया। देन ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लग रही है, यहाँ अगर हम डायरेक्ट 0 कर दें तब भी डजंट मैटर। नाउ फॉर के अंदर इनिशियलाइजेशन तो हमने दी नहीं, वो बेसिकली इनिशियलाइजेशन समझे यहाँ पे आ गए। कंडीशन क्या दी है, नॉट डन। डन की वैल्यू तो क्या है, फॉल्स। नॉट डन उसको क्या कर देगा, यह ऑपरेटर हमने किया था, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, बोलियन नॉट है, क्या करेगा, इस डन की जो भी वैल्यू है इसको इन्वर्ट कर देगा। तो डन की वैल्यू फिलहाल जो है वो फॉल्स है, तो नॉट लगने की वजह से क्या हो जाएगी, ट्रू। तो ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब कि लूप जो है वो चलेगा। लूप चलेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई की वैल्यू जो है प्रिंट कर देगा और चेक करेगा कि आई 10 के बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो डन को जो है वो ट्रू कर देगा, यानी डन की वैल्यू चेंज कर देगा। अदरवाइज आई प्लस प्लस जो है वो करता रहेगा। ठीक है, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 थी, 1 हो जाएगी, दोबारा जाएगा चेक करेगा, नॉट डन अभी भी ट्रू है, फिर आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, चेक करेगा 10 के बराबर है या नहीं, फिर आई प्लस प्लस कर देगा, आई की वैल्यू 3 हो जाए 2 हो जाएगी, अगेन नॉट डन वैसे ही रहेगा। तो ये लूप चलता रहेगा अगेन उसी तरह 1 2 3 4 5 6। जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी, ठीक है, तो ये डन की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। ठीक, लेकिन आई प्लस प्लस करेगा, आई 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब डन ट्रू होगा तो नॉट डन उसको क्या कर देगा, फॉल्स। जैसे ही यहाँ पे फॉर में ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ये फॉर का लूप चलना बंद हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। तो पिछले प्रोग्राम की तरह ये भी हमें 10 वैल्यूज जो है स्क्रीन पे प्रिंट करके दे देगा, लेकिन अगेन इतना कॉम्प्लिकेटेड वे यूज करने से ज़्यादा बेहतर है हम फॉर का सिंपल 0 से लेकर 10 वाला सिस्टम यूज कर लें। लेकिन जस्ट टू शो यू इट इज पॉसिबल कि फॉर के अंदर इनिशियल और एंडिंग स्किप करके खाली टेस्ट कंडीशन यूज करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जस्ट लाइक अ व्हाइल लूप। आई 0 से लेकर आई 10 तक इससे प्रिंट कर दिया एंड देन जो है लूप स्टॉप हो गया। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम टेस्ट कंडीशन भी हटा दें, लेकिन लूप जो है वो ऐसे बिहेव करते हैं, वो एक ऐसे लूप में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि नॉन स्टॉप लूप है। ठीक है, इनफाइनाइट लूप है और ये कभी भी स्टॉप जो है वो नहीं होगा। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो कंट्रोल C प्रेस कर दो, आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब है फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप का होना। ठीक है, बाहर वाला लूप जो है वो आउटर फॉर लूप कहलाता है और इंटरनल लूप जो है वो इनर फॉर लूप कहलाता है। अच्छा, नेस्टेड फॉर लूप जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला लूप जो है वो हमने आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस मीन्स ये वाला लूप जो है वो 0 से लेकर 9 तक चलेगा। अच्छा, इनर लूप जो है जे इज इक्वल टू आई, जे लेस देन 10,
जे इज इक्वल टू आई मीन्स कि इनर लूप डिपेंड कर रहा है आउटर लूप पे, आउटर लूप की वैल्यू पे। तो फर्स्ट टाइम जब इनर लूप चलेगा, आउटर लूप क्योंकि 0 होगा तो जे की वैल्यू भी 0 होगी, और इनर लूप 0 से लेकर 9 टाइम चलेगा, ठीक है। और 9 टाइम्स जो है वो ये डॉट जो है स्क्रीन पर, सॉरी 10 टाइम्स, यानी 0 से 9 10 टाइम्स हो जाएंगे। 10 टाइम्स जो है वो डॉट स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये इनर लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की कमांड चलेगी, ठीक है। और आउटर लूप जो है वो दोबारा अपनी सेकेंड आइट्रेशन लेगा। सेकेंड आइट्रेशन में आउटर लूप की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो इनर लूप जो है जे इज इक्वल टू आई की वजह से आपकी दफा इनर लूप चलेगा 1 से लेकर 9 दफा। फिर 1 से लेकर 9 टाइम इनर लूप अपनी सारी आइट्रेशन खत्म करेगा और 9 टाइम्स ये डॉट जो है वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद इनर लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन अगेन एक एंटर प्रेस करेगा और दोबारा जो है वो आउटर लूप पर वापस भेज देगा। आउटर लूप की अब वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और इनर लूप जो है अब की दफा 2 से लेकर 9 तक चलेगा। फिर एक टाइम डॉट प्रिंट हो जाएगा, फिर एक एंटर प्रिंट होगा, आउटर लूप की वैल्यू हो जाएगी 3। इनर लूप जो है वो 3 से लेकर 9 टाइम चलेगा, ठीक है। इस तरह उसके बाद आउटर लूप हो जाएगा 4। इनर लूप जो है वो 4 से लेकर 9 तक चलेगा। इस तरह आउटर लूप हो जाएगा 5। इनर लूप जो है वो 5 से लेकर 9 चलेगा। इवेंचुअली फाइनली आउटर लूप जब 9 हो जाएगा तो इनर लूप जो है वो 9 से 9 तक सिर्फ 1 टाइम चलेगा। जैसे ही आउटर लूप की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है, ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और इनर लूप जो है उसके बाद दोबारा चल ही नहीं पाएगा, सारा का सारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसने फर्स्ट टाइम जो है वो 10 डॉट प्रिंट कर दिए, फिर 9 डॉट प्रिंट कर दिए, ठीक है। और फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड इवेंचुअली 1 डॉट प्रिंट करके जो है ये एंड हो गया। नेक्स्ट लूप इज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप हम यूज करते हैं जब हमें बेसिकली किसी भी कंडीशन के ट्रू होने पर कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट करवानी हो। तो बेसिकली सिंटैक्स जो है वो ये आप फाइल लिखते हो, उसके बाद एक बूलियन एक्सप्रेशन देते हो, ठीक है। तो अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए तो ये बंच ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, अदरवाइज ये बंच ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। इसके बाद है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप भी सिमिलर ही होता है, इसका काम भी सेम है कि हम कुछ बंच ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। लेकिन व्हाइल लूप और डू व्हाइल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स ये होता है कि इससे पहले डू आता है, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आती हैं जो कि फर्स्ट टाइम तो लाजमी एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद फिर ये बूलियन एक्सप्रेशन चेक होता है, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाए तो ये स्टेटमेंट दोबारा चलती है, अदरवाइज स्टेटमेंट दोबारा नहीं चलती। तो व्हाइल लूप में क्या है कि जब तक ये बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू रहे, ठीक है, जब तक ये वैल्यू ट्रू रहे, ये लूप बार बार चलता रहता है जब तक आप इसको किसी तरीके से फॉल्स ना करें। इसका फर्स्ट टाइम ट्रू होना लाजमी है ताकि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो पाए। फिर उसके बाद विद इन दी स्टेटमेंट, विद इन दी कोड हमें कुछ इस तरह कोड लिखना पड़ता है कि जिसकी वजह से हम व्हाइल लूप से बाहर निकल सके या हम किसी तरह इस बूलियन एक्सप्रेशन को फॉल्स कर सकें। विल सी जस्ट एन एग्जांपल कि हम क्या क्या तरीका यूज करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को फॉल्स करने के लिए। अदरवाइज डू व्हाइल जो है उसके अंदर स्टेटमेंट स्टार्टिंग में चेक होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये लूप 1 टाइम तो लाजमी चलता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है वो लाजमी चलेगा, एटलीस्ट 1 टाइम ये लाजमी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन चेक होगा। अगर ये ट्रू निकल आया तो ये लूप दोबारा चलेगा, अदरवाइज स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें भी हमें इस दौरान ही कुछ करना पड़ता है, स्टेटमेंट के अंदर ही कुछ करना पड़ता है कि किसी तरीके से अगर हम लूप को स्टॉप करवाना चाहें तो हम इन स्टेटमेंट के अंदर ही इस तरह का कोड लिखते हैं कि हम इस लूप से बाहर निकल सके या हम किसी तरीके से इस लूप को पॉज कर सकें, ठीक है। व्हाइल के इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एक कैरेक्टर सी एच क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू हमने रख दी है स्मॉल वाई, ठीक है। उसके अलावा हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, नंबर एंड आंसर, जो कि डबल डेटा टाइप के हैं। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इनपुट लेने के लिए यूजर से, और कंडीशन चेक किया है व्हाइल सी एच इक्वल टू स्मॉल वाई, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर ऑब्वियसली है, ये तो हमने ऊपर करेक्टर सी एच वाई ही दिया है और वही नीचे हमने चेक किया है क्या ये वाई के बराबर है, ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है। आपको एक मैसेज प्रिंट करें एंटर अ नंबर, और नंबर के अंदर जो है वो इनपुट ले इंटीजर डेटा टाइप का। उसके बाद आंसर,
के अंदर math.sqrt ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैथ क्लास जो है उसके साथ डॉट के साथ मैथ के मल्टीपल फंक्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल मेथड्स हैं जो कि मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर रूट जो है वो क्या करेगा, नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के आंसर में जो है वो सेव कर देगा एंड देन प्रिंट कर देगा स्क्वायर रूट है और आंसर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। देन डू यू वांट स्क्वायर रूट ऑफ अनदर नंबर, क्वेश्चन आएगा, प्रेस वाई फॉर यस और उसके बाद हम सी एच के अंदर इनपुट ले रहे हैं। अच्छा, कैरेक्टर इनपुट भी यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करना था जो कि पहले हमने नहीं किया। कैरेक्टर इनपुट लेने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल उससे। कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए, सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए आप इस तरह की लाइन यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसी को भले आप यूज करो, माई ऑब्जेक्ट डॉट, तो आपने एक नेक्स्ट मेथड है वो यूज करना है, डॉट कैरेक्टर ऐड का ए कैपिटल ऐड और ब्रैकेट के अंदर 0। ये करता क्या है, नेक्स्ट जो है अगेन नेक्स्ट भी जो है वो स्ट्रिंग इनपुट के लिए ही है। नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट एक दूसरे के सिमिलर फंक्शन भी हैं, लेकिन हम स्ट्रिंग जो ले रहे हैं उस स्ट्रिंग का हमें सिर्फ पहला कैरेक्टर जो है वो इनपुट लेना है। ठीक है, यानी हमें एक ही कैरेक्टर चाहिए। तो कैरेक्टर 0 का मतलब ये है कि जो भी स्ट्रिंग आ रहा है उसका सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो इनपुट लें। तो बेसिकली अगर हम एक ही कैरेक्टर देंगे तो स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा, उस एक ही कैरेक्टर का हमने फर्स्ट कैरेक्टर यानी वही कैरेक्टर जो है वो सी एच के अंदर जो है वो स्टोर करवा दिया। तो ये लाइन लिख कर आप एक कैरेक्टर इनपुट जो है वो स्क्रीन पर ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये लूप बार बार चलता रहेगा। अगर हमने यहाँ पे कैरेक्टर में y दिया यानी सी एच की वैल्यू जो हमने y दी तो ये लूप जो है वो दोबारा चलेगा, अदरवाइज ये पॉज हो जाएगा और ये लूप चलना बंद हो जाएगा। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कीबोर्ड का कैपिटल शिफ्ट कैपलॉक जो है वो ऑन हो और हम कैपिटल वाई दे दें, तो यहाँ पर आप इस कंडीशन को बढ़ा भी सकते हो। या तो सी एच की वैल्यू स्मॉल वाई हो या फिर सी एच की वैल्यू जो है वो अगर कैपिटल वाई भी हो तो क्या करें, इस प्रोग्राम को चलाता रहे। तो सेव करते हैं, एंटर नंबर, फॉर एग्जाम्पल 23, स्क्वायर रूट है 4.79, डू यू वांट स्क्वायर रूट ऑफ अनदर नंबर, प्रेस वाई फॉर यस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाई प्रेस करो और एंटर करो तो दोबारा प्रोग्राम चल पड़ेगा। ठीक है, दोबारा स्क्वायर रूट दिखाएगा, और कैपिटल वाई भी आप प्रेस करो तब भी वो दोबारा चल पड़ेगा और दोबारा स्क्वायर रूट दिखाता रहेगा। अदरवाइज अगर आप कोई और की प्रेस करोगे तो प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसी लॉजिक को अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम डू वाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ना फॉर एग्जाम्पल सी एच क्रिएट करें लेकिन उसको हम इनिशियलाइज ना करें, इस वाइल की कंडीशन को यहाँ से हटा दें, इसकी जगह डू लिख दें। ठीक है, और इस वाइल की जो कंडीशन है इसको हम ब्रैकेट ओवर होने के बाद यहाँ पे दे दें और उसके आखिर में सामने कॉलम जो है हमें देना लाजमी है। प्रोग्राम को सेव करें, सेम उसी तरीके से प्रोग्राम चलेगा, एंटर नंबर। ठीक है, जब तक आप वाई प्रेस करते रहोगे वो आपको स्क्वायर रूट जो है वो दिखाता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप कोई और की प्रेस करोगे प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो वाइल एंड डू वाइल तकरीबन दोनों ही सिमिलर कामों के लिए यूज होते हैं, लेकिन व्हेन यू आर श्योर कि प्रोग्राम को हमने फर्स्ट टाइम तो लाजमी चलाना है तो इट्स बेटर टू यूज डू वाइल। द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड जो है वो किसी भी लूप के अंदर यूज होता है उस लूप को जो है टर्मिनेट करने के लिए, लेकिन आप ब्रेक को डायरेक्टली लूप में यूज नहीं करते। यूजली हमें इसको इफ स्टेटमेंट के साथ या किसी कंडीशन के साथ यूज करना पड़ता है ताकि कोई स्पेसिफिक कंडीशन अकर हो तो लूप जो है वो स्टॉप हो जाए। तो ब्रेक बेसिकली किसी भी लूप को स्टॉप करने के लिए यूज होता है। यू कैन यूज इट इन फॉर लूप, बाय लूप एंड डू वाइल लूप। इसके अलावा स्विच में हम ऑलरेडी देख चुके हैं ब्रेक कीवर्ड को कि स्विच स्टेटमेंट को भी स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा तीसरा काम जो ब्रेक कीवर्ड का है वो है जस्ट लाइक सी प्लस प्लस में एक स्टेटमेंट होती थी गो टू स्टेटमेंट, जो कि प्रोग्राम का फ्लो चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती थी। इस तरह सेम हम ब्रेक कीवर्ड को जावा में यूज कर सकते हैं विद अ लेबल, ताकि एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ जो है वो कंट्रोल को मूव करवाया जाए। तो एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा।
Okay, now in this simple example, ब्रेक को हम यूज कर रहे हैं एक फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप जो कि 0 से लेकर 99 टाइम्स चलेगा। इनिशियल वैल्यू 0 दी है, कंडीशन हमने आई लेस देन 100 दी है, तो ये लूप बेसिकली 0 से लेकर 99 टाइम्स चलेगा। लेकिन हमने कंडीशन ये रखी है कि इफ आई इक्वल टू 10 तो ब्रेक कर दें। मीन्स जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज लूप जो है वो आई की वैल्यू डिपेंड करता रहेगा। तो इवेंचुअली होगा ये कि आई की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक तो प्रिंट होगी, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी अपना लूप आगे जो है वो आइट्रेशन लेगा ही नहीं और यहीं पे जो है लूप स्टॉप हो जाएगा और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा लूप कंप्लीट। आई 0 से लेकर 9 तक वैल्यू प्रिंट हुई, जैसे ही 10 हुआ लूप वहीं पे स्टॉप हो गया और लूप कंप्लीट का मैसेज जो है वो प्रिंट हो गया। इन द सेम वे इसको हम वाइल लूप में भी यूज कर सकते हैं। सेम लॉजिक ही है, लेकिन वाइल लूप में इम्प्लीमेंट हुई है आई 0 है, आई लेस देन 100 लूप जब तक चलता रहे जब तक 100 से ना हो। लेकिन ये इसकी स्टेटमेंट ऐसा नहीं होने देगी, जैसे ही आई 10 होगा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा और अदरवाइज आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और आई प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है, तो ये लूप चलता रहेगा और आई की वैल्यू प्रिंट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी। और ये कंडीशन ट्रू कब होगी? जैसे आई जो 10 होगा। तो इवेंचुअली लास्ट प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम का आउटपुट भी एग्जैक्टली सेम ही आएगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट भी सेम ही है, 0 से लेकर 9 तक जो है वो वैल्यू प्रिंट की, उसके बाद लूप कंप्लीट का मैसेज जो है वो प्रिंट हो गया स्क्रीन पर। ओके, नाउ इन नेस्टेड लूप में ब्रेक किस तरीके से बिहेव करता है अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक आउटर लूप है फॉर का, ठीक है, जो आई की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक चल रहा है और हर पास और आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर रहा है। मतलब ये पास की हेडिंग प्रिंट करेगा और उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो इट विल बी पास 0, पास 1 एंड पास 2। और इनर लूप है वही, ये जो है वो 0 से लेकर 100 तक 99 तक चल रहा है और वही स्टेटमेंट दीजिए कि अगर जे 10 हो जाए तो सेव कर दे, इसके अलावा जे की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दे। एंड देन जब ये लूप स्टॉप हो तो सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन एक लाइन जो है वो छोड़कर नेक्स्ट लूप जो है वो अपनी आइट्रेशन दोबारा लेगा। लेकिन इसके अंदर चीज डिस्कस करने वाली ये है कि अगर आपने ब्रेक इनर फॉर लूप के अंदर यूज किया है तो ये ब्रेक जो है वो सिर्फ इस फॉर को टर्मिनेट करेगा, जे वाले को, इस वाले फॉर लूप को टर्मिनेट नहीं करेगा। ये फॉर लूप अपनी आइट्रेशन जो है वो चेंज करता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो इस ब्रेक का इफेक्ट जो है वो सिर्फ इस लूप के ऊपर है, ठीक है, जो आउटर लूप है इस पे इसका इफेक्ट नहीं है। इसका आउटपुट देखते हैं कि पास 0 के अंदर जो है वो 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज आ रही है, पास 1 में भी 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज आ रही है और पास 2 में भी 0 से लेकर 9। यानी आउटर लूप तो अपना पास 1, पास 0, पास 1 और पास 2 कंप्लीट कर रहा है, लेकिन इनर लूप जिसको वैसे तो 100 टाइम्स चलना था, लेकिन कंडीशन की वजह से कि अगर आई 10 हो जाए तो लूप ब्रेक हो जाए, इंटरनल लूप बार बार जो है वो ब्रेक हो जाता है। यानी हर पास के अंदर इंटरनल लूप ब्रेक हो जाता है, लेकिन आउटर लूप जो है उससे कोई भी ब्रेक का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जो कि बेसिकली यही आपके लिए ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। बाकी ब्रेक की काफ़ी एग्जाम्पल्स हम C++ में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिस इज न्यू इन जावा, जिसको हमें थोड़ा टाइम दे के प्रॉपरली डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेक को हम जो है वो लेबल्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेबल एक तरीके की हेडिंग्स होती हैं जो आप किसी भी ब्लॉक से पहले दे सकते हो, ब्लॉक बनाने के लिए दे सकते हो। तो बेसिकली लेबल आता है और लेबल के बाद एक ब्लॉक आता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर 3 लेबल्स हैं। एक है लेबल फर्स्ट, सेकंड लेबल है सेकंड और थर्ड लेबल है थर्ड। इनिशियली तो हमने एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट किया है टी, जिसकी वैल्यू रख दी है ट्रू, इसको आगे हम इस्तेमाल करेंगे। देन वी हैव क्रिएटेड अ लेबल फर्स्ट, जो कि इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और प्रोग्राम में यहाँ पे एंड हो रहा है। देन
विद इन दैट ब्लॉक एक और लेबल या सेकंड ब्लॉक है, इंटरनल ब्लॉक, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, सॉरी यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। सेकंड ब्लॉक जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देन ये थर्ड ब्लॉक या थर्ड लेबल के साथ एक ब्लॉक जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड हो रहा है। नाउ हम ब्रेक को यूज कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉक से एग्जिट होने के लिए। ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्रोग्राम का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ अपना फ्लो शो करना है कि इस प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, ये चलेगा किस तरीके से। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेवल के अंदर एंटर होगा, उसके बाद सेकंड लेवल के अंदर एंटर हो जाएगा, उसके बाद थर्ड लेवल के अंदर एंटर हो जाएगा। यहाँ इसको मिलेगी सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटर बिफोर द ब्रेक, एक स्टेटमेंट जो प्रिंट होगी। उसके बाद ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। इफ टी इज ट्रू, यू नो, तो ये कंडीशन ट्रू है, ऑलरेडी ट्रू है, तो क्या करे, ब्रेक सेकंड कर दे। ब्रेक सेकंड का मतलब ये है कि सेकंड ब्लॉक जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, उसके अंदर जो चीजें इसके बाद आ रही हैं उन चीजों को ना चलाएं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने ब्रेक सेकंड कहा तो ये ब्लॉक जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो कोड चल चुका है, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग कोड है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए हमने दो स्टेटमेंट डाल दिए, दिस वोंट एग्जीक्यूट, दिस वोंट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोड डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी आपका जो कंट्रोल है वो जैसे ही ये कीवर्ड मिलेगा ब्रेक सेकंड, आपका कंट्रोल जो है वो इस ब्लॉक के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और इस ब्लॉक के अंदर जो है वो स्टेटमेंट कौन सी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दिस इज आफ्टर सेकंड ब्लॉक, ठीक है। तो फिर दिस इज आफ्टर सेकंड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हम इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये ब्रेक सेकंड का जो वर्ड है वो हमें इन कर्ली ब्रेसेस से या इन ब्लॉक से जो है वो आउटसाइड बाहर निकाल देगा, और हमारे पास जो स्टेटमेंट बचेगी वो सिर्फ ये होगी, दिस इज आफ्टर सेकंड ब्लॉक, और सिर्फ यही एग्जीक्यूट होगी। को प्रूव करते हैं, ठीक है। बिफोर द ब्रेक चला है और दिस इज आफ्टर सेकंड ब्लॉक चला है। ओके, नाउ लेट्स सी इफ वी राइट ब्रेक थर्ड, ठीक है। अगर हम ब्रेक थर्ड यहाँ पे लिखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है प्रोग्राम पर, हमारे पास दिस वोंट एग्जीक्यूट जो है वो चल गया। लेकिन जस्ट टू बी श्योर कि दिस वोंट एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, इनको चेंज कर देते हैं। दिस इज वी कैन से दिस इज इनसाइड थर्ड, अक्सर हम ये स्टेटमेंट जो है वो थर्ड ब्लॉक के अंदर है, एंड दिस स्टेटमेंट इज इनसाइड सेकंड, एंड दिस इज आफ्टर सेकंड ब्लॉक, प्रूव दैट दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक। तो सेव करते हैं, दोबारा रन करें तो बिफोर द ब्रेक चला है, इनसाइड सेकंड चला है, और आफ्टर सेकंड ब्लॉक भी चला है, ठीक है। तो हमने जब यहाँ ब्रेक थर्ड लिखा तो सिर्फ ये वाला जो ब्लॉक है वो ब्रेक हो गया। इवन इसके साथ हम फर्स्ट भी लिख सकते हैं, अगर हम फर्स्ट को ही ब्रेक कर दें तो क्या होगा कि ब्रेक से पहले बिफोर ब्रेक वाली जो स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन बाकी ब्लॉक के अंदर जो कुछ था, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी और डायरेक्टली पूरे के पूरे ब्लॉक को ही, जिसका नाम फर्स्ट है, पूरे फर्स्ट ब्लॉक को ही ब्रेक कर देगा और इसके आगे के कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस तरीके से ब्रेक को आप यूज कर सकते हो लेबल के साथ, यानी ब्रेक और उसके आगे लेबल का नाम आता है। लेबल का नाम देने का तरीका सिंपल है, आप कोई भी वर्ड जो है सिलेक्ट करो, लेकिन वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और उसके आगे जो है वो कोलन लगा दो। देन लेबल आर यूजली कंप्लीटेड बाय ब्लॉक। ओके, नाउ ये सेकेंड एग्जांपल ब्रेक की लेबल के साथ, जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। लास्ट एग्जांपल में हमने नेस्टेड लूप में देखा कि अगर हम ब्रेक यूज करते हैं तो सिर्फ इनर लूप जो है वो ब्रेक होता है, आउटर लूप जो है वो ब्रेक नहीं होता। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप इनर लूप के बजाय आउटर लूप को ब्रेक करो, तो आप लेबल
का सिंटेक्स यूज कर सकते हो फॉर के साथ, आउटर फॉर के साथ, जिसकी वजह से आउटर लूप ब्रेक किया जा सकता है। इसका तरीके कार से ये होगा कि आप जो आउटर फॉर है उसके पीछे एक लेबल लगा दें। फॉर का आइट्रेशन जो है वो 0 से लेकर 2 टाइम चलनी थी। उसके बाद वो आई की वैल्यू प्रिंट करता और हमने ये दिया था कि अगर जे जो है वो 0 से लेकर 99 तक लूप है, लेकिन अगर जे की वैल्यू 10 हो जाए तो ब्रेक कर दे। लेकिन इस दफा हमने ब्रेक के बजाय क्या लिखा है, ब्रेक आउटर। इस दफा क्या होगा कि फॉर लूप अपनी फर्स्ट आइट्रेशन ही चलेगा और ये जे वाला लूप अपनी 10 आइट्रेशन ही चलेगा, तो ब्रेक आउटर हो जाएगा। मीन कि ये वाला फॉर लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा और तो प्रोग्राम जो है वो आगे चल ही नहीं पाएगा। इसका आउटपुट देखते हैं। ये जैसे पास 1 हमारे पास चला, पास 0 हमारे पास जब चला, 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज प्रिंट की। देन इसको इफ जे इज इक्वल टू 10 की कंडीशन मिली और ब्रेक आउटर मिला। ठीक है, तो ब्रेक आउटर की वजह से रेस्ट ऑफ द आउटर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं और यहीं पे आपका जो आउटर लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन आए प्रोग्रामिंग में कि आपको आउटर लूप को ब्रेक करना हो बजाय इनर के, और जो कंडीशन है वो इनर लूप के अंदर है, क्योंकि यानी कंडीशन तो इनर लूप के अंदर है लेकिन ब्रेक हमें आउटर लूप को करना है, तो उस आउटर लूप के साथ हम लेबल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यू कीवर्ड। कंटिन्यू कीवर्ड जो है वो भी यूजली लूप को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है और लूप के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ब्रेक में और कंटिन्यू में फर्क ये है कि ब्रेक तो लूप को टर्मिनेट कर देता है, लेकिन कंटिन्यू कीवर्ड जो है वो लूप को फोर्स करता है कि आगे का जो कोड है उसको स्किप करके लूप अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ जंप कर दे या अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन ले ले। अगेन आप इसको फॉर लूप में भी यूज कर सकते हो, वाइल और डू वाइल के अंदर भी यूज कर सकते हो। अच्छा, फॉर लूप में तो आइट्रेशन नेक्स्ट हो जाती है, आई प्लस प्लस चल जाता है और फॉर लूप अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चला जाता है। लेकिन वाइल और डू वाइल के अंदर बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो दोबारा चेक होने के लिए चला जाता है। यानी अगर आप वाइल में यूज करो या डू वाइल में यूज करो, दोनों तरफ जो है वो कंट्रोल इमीडिएटली जहाँ पे टेस्ट कंडीशन होती है वाइल में डू वाइल में, वहां पे ट्रांसफर हो जाता है, कंडीशन को दोबारा चेक करता है। अच्छा, कंटिन्यू को भी हम लेबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वही हमारे लिए न्यू टॉपिक रहेगा जावा में। अदरवाइज कंटिन्यू को वैसे देखते हैं और लेबल के साथ दोनों एग्जाम्पल्स जो है वो देखते हैं। फर्स्ट सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। इसमें कंटिन्यू हमने जो है वो एक फॉर लूप के अंदर यूज किया है। फॉर लूप जो है वो 0 से लेकर 9 तक चलेगा और आई की वैल्यू जो है वो हर दफा प्रिंट होगी एक स्पेस के साथ। लेकिन हमने यहाँ पे एक इसकी स्टेटमेंट लगाई है जिसके साथ कंटिन्यू यूज किया है ये डिटरमाइन करने के लिए कि आया वो नेक्स्ट टाइम पे जाए या ना जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, 0 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और ये इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, तो कंटिन्यू होगा, मीन्स कंट्रोल आपका दोबारा लूप की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ये प्रिंट एलन जो है वो नहीं चलेगा। आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी। अगेन 1 के लिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये जो प्रिंट एलन है वो चल जाएगा। तो अगेन दोबारा आई की वैल्यू 3 होगी, सॉरी आई की वैल्यू 2 होगी, 2 के लिए वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन 2 के लिए कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, तो दोबारा लूप की तरफ जाएगा, ये प्रिंट लाइन प्रिंट नहीं होगा। तो बेसिकली ये हर 2 लेटर्स प्रिंट करने के बाद, 2 डिजिट्स प्रिंट करने के बाद एंटर करता जाएगा। तो इसके लिए ये कंटिन्यू यूज किया है कि अगर 0 रिमाइंडर आए तो कंटिन्यू करे, अदरवाइज कंटिन्यू जो है वो ना करे। तो जैसे ही वो कंटिन्यू मिलेगा, बजाय नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट करने के, यानी एंटर को एग्जीक्यूट करने के, लूप के ऊपर जो है वो वापस चला जाएगा। ठीक है, तो 0 1 then enter, 2 3 then enter, 4 5 then enter, 6 7 then enter and then 8 और 9। तो हर 2 डिजिट के बाद जो है ये एंटर जो है वो प्रेस हो रहा है, क्योंकि जब कंटिन्यू होता है तो एंटर प्रेस नहीं होता, जब कंटिन्यू ट्रू नहीं होता तो एंटर प्रेस हो जाता है या प्रिंट लाइन जो है वो चल जाता है। ओके, नाउ द सेकंड एग्जांपल। एज विद द प्रीवियस प्रॉब्लम जो ब्रेक के साथ भी थी कि अगर हम नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने इनर लूप के अंदर कंटिन्यू यूज किया है, ठीक है, फॉर अगर इनर लूप के अंदर, इनर फॉर के अंदर अगर आपने कंटिन्यू यूज किया है तो कंटिन्यू जो है वो सिर्फ इनर फॉर पे काम करेगा।
ठीक है, आउटर पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसका इफेक्ट आउटर पे हो तो आप कंटिन्यू को लेबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक बिल्कुल ब्रेक की तरह हमने आउटर लूप के साथ जो है वो एक लेबल क्रिएट कर दिया आउटर, ठीक है, और उसके बाद इनर लूप जो है वो अंदर रखा है। आउटर लूप भी 0 से 9 टाइम्स चल रहा है और इनर लूप भी जो है वो 0 से 9 टाइम्स चल रहा है। फिर कंडीशन चेक की है कि अगर j इज ग्रेटर देन i तो एक एंटर प्रेस करें या खाली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर ले और कंटिन्यू टू आउटर करें। कंटिन्यू टू आउटर मीन कि अगर j की वैल्यू जो है वो i से बड़ी है, ठीक है, तो ये एंटर प्रेस करे, इसके साथ साथ आउटर को जो है वो दोबारा कंटिन्यू कर दे। इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम जो है जब लूप स्टार्ट होगा तो i की वैल्यू जो है वो 0 होगी और इंटरनल लूप जब स्टार्ट होगा तो j की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, ठीक है, और ये वाला जो है वो स्टेटमेंट नहीं चलेंगी। डायरेक्टली क्या करेगा, i मल्टीप्लाई बाय j जो है वो प्रिंट कर देगा, तो आपको स्क्रीन पे जो है वो 0 प्रिंट मिलेगा। उसके बाद j अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन लेगा और j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे j की वैल्यू 1 होगी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और कंटिन्यू आउटर करेगा। कंटिन्यू आउटर का मतलब ये है कि बजाय इस लूप को नेक्स्ट आइट्रेशन करने के इस लूप को नेक्स्ट आइट्रेशन करने का ऑर्डर मिलेगा। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बजाय 1, लेकिन इनर लूप से क्या होगा दोबारा स्टार्ट होगा जैसे हमेशा नेस्टेड लूप में होता है। j की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन फॉल्स है, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, अगेन 0, देन j की वैल्यू हो जाएगी 1, तो अगेन ये कंडीशन फॉल्स होगी, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, देन j की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। सो अगेन ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और कंटिन्यू आउटर का जो है वो स्टेटमेंट जो है वो चलेगी। r की वैल्यू जो है वो चेंज करेगा क्योंकि इसको नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जाएगा। r की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, j दोबारा स्टार्ट होगा, j अगेन 0, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो 0 टू द 0 प्रिंट हो जाएगा, देन j 1 हो जाएगा, 1 टू द 2 प्रिंट हो जाएगा, देन j 2 हो जाएगा, 2 टू द 4 प्रिंट हो जाएगा, देन j 3 हो जाएगा। इससे अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपका न्यू नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और आउटर लूप को दोबारा कंटिन्यू करने के लिए जाएगा और i जो है वो 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा एंड फाइनली जब हमारे पास i की वैल्यू 9 होगी तब ये है कि ये लूप जो है वो 0 से लेकर 9 तक इंटरनल लूप चल पाएगा क्योंकि हर कंडीशन के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं हो पाएगी। तो इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो है वो 0 प्रिंट हुआ, देन 0 1, देन 0 2 4 0 3 6 9 0 4 8 12 16। जो जो दो नंबर आएगा जे की वैल्यू जनरेट हो रही थी उनको मल्टीप्लाई कर करके इसने आंसर जो है वो डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। और जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में दोनों वैल्यूज 9 9 होंगी तो 9 9 का 81 जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू के साथ जो है वो एक लेबल यूज कर सकते हो जब आपको ये जरूरत पड़े कि नेस्टेड लूप के अंदर इनर नहीं, आपने आउटर लूप को जो है वो कंटिन्यू करवाना है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप जो कि जावा 1.5 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, इट इज फॉर ईच लूप। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा न्यू लूप था जिसका काम जो है वो एरे को एक्सेस करना है, एरे को जल्दी ट्रैवर्स करने के लिए। ऑल्दो हम एरे के सारे ऑपरेशन इससे प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते, लाइक एरे के अंदर वैल्यू फिलअप करना इसके थ्रू पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जब आप एरे को प्रिंट करवाना चाहो जल्दी से या एरे की एक एक वैल्यू को जल्दी से एक्सेस करना चाहो तो ये लूप जो है वो बहुत काम आता है। तो बेसिकली ये एक फिल्ड एरे को, ठीक है, एक एरे जिसमें ऑलरेडी वैल्यूज मौजूद हो उसको प्रिंट करवाने के लिए या उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बेस्ट लूप है। रीजन ये है कि इसमें हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके सिंटैक्स के अंदर जो है वो दो ही चीजें शामिल हैं। पहली वाली को जो है वो हमने डिक्लेरेशन का नाम दिया और दूसरे वाले को हमने एक्सप्रेशन का नाम दिया। ना डिक्लेरेशन की जगह बेसिकली एक वेरिएबल आएगा, ठीक है,
हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अगर आपने वेरिएबल पहले से डिक्लेयर कर दिया हो तो आप उस वेरिएबल का सिर्फ नाम भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन इस वेरिएबल की डेटा टाइप वही होनी चाहिए जो यहाँ पे मौजूद एरे की डेटा टाइप से मैच करे। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें फॉर देना है, फॉर के बाद हमें यहाँ पे एक वेरिएबल देना है। इस वेरिएबल को इनिशियलाइज ही करेंगे हम सिर्फ वेरिएबल का नाम देंगे, दैट्स ऑल। अच्छा, एक्सप्रेशन के अंदर क्या आएगा? यहाँ पे एक्सप्रेशन का वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये या तो आप यहाँ पर एरे का नाम दोगे, ठीक है, एरे का नेम कि एरे कौन सा है, या कोई ऐसा ऐसा मेथड भी यूज कर सकते हो जो एरे रिटर्न कर रहा, ठीक है, इसलिए यहाँ एक्सप्रेशन का वर्ड यूज किया हुआ है। यूजली हम यहाँ पे एरे का नाम देते हैं, लेकिन बाद में जब हम मेथड ऑब्जेक्ट पे आ जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम ऐसा मेथड भी यूज कर सकते हैं जो बेसिकली एक एरे रिटर्न कर रहा हो। लेकिन फिलहाल तो जिसका हम वर्जन यूज करेंगे उसके अंदर हम डायरेक्ट यहाँ पे एरे का नाम, तो यहाँ वेरिएबल का नाम, फर्स्ट स्टेप पे वेरिएबल का नाम और सेकंड स्टेप पे जो है वो एरे का नाम यूज होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो फिर फर्स्ट एग्जांपल के अंदर वी हैव क्रिएटेड डबल एरे, ठीक है, जिसका नाम हमने रखा है माइलेज, और उसके अंदर 1 2 3 4 वैल्यूज जो है वो असाइन कर दी है, डायरेक्ट उसको इनिशियलाइज करती है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि फॉर ईच लूप जो है वो ऐसे एरे के लिए यूज होता है जिससे वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद हो। एरे में वैल्यू गेट करने के लिए आप इस लूप को यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वो प्रीवियस फॉर लूप टेक्निक ही यूज करनी पड़ेगी अगर आप एक एरे को पॉपुलेट करना चाहते हो या एक एरे के अंदर वैल्यू इनपुट करना चाहते हो। लेकिन सिर्फ एरे की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए फॉर ईच लूप यूज होता है। तो फॉर ईच लूप का हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा? सबसे पहले डिक्लेरेशन थी एक वेरिएबल की, तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट वेरिएबल जो है वो यहाँ पे एरे में से एक एक वैल्यू उठाकर आएगा और हमें हेल्प करेगा वो वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। देन सेकंड आपको देना है कोलन, ठीक है। कोलन के बाद आपको देना है एरे का नाम विदाउट एनी स्क्वायर ब्रैकेट। इट्स सो सिंपल, ठीक है। आपने पहला एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ठीक है, उसकी डेटा टाइप वही होगी जो कि एरे की डेटा टाइप होगी। नंबर 2, आपने सिर्फ एरे का नाम दे दिया, नो स्क्वायर ब्रैकेट, नो नथिंग, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या करना है, हमें एलिमेंट की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवानी है। बाकी काम ये जावा खुद ही करेगी। इस लूप को रन करना, इसको किस तरीके से रन करना है, डिपेंड्स ऑन जावा। वो खुद ही इस लूप को रन करेगी, वन बाय वन इस एरे के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेगी और उस एलिमेंट की वैल्यू जो है वो इस एलिमेंट के अंदर, इस एलिमेंट वेरिएबल के अंदर जो है वो पुट करती रहेगी और स्क्रीन पे प्रिंट करेगी। इसको रन करते हैं तो सिंपली इसमें चारों एरे की वैल्यूज जो है वो एक एक करके स्क्रीन पे प्रिंट कर दी। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल इज फॉर द फॉर ईच लूप फॉर 2 डायमेंशन एरे। ठीक है, जो 2 डायमेंशन एरे को प्रिंट करने का तरीका है वो थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से डिफरेंट है। इसमें हमें अगेन 2 नेस्टेड लूप यूज करने पड़ेंगे, लेकिन ये दोनों नेस्टेड लूप जो है वो फॉर ईच लूप में। सेकंड वाला लूप तो बहुत सिंपल है, इसको हम देखेंगे। फर्स्ट वाले लूप का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इंटीजर ए स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि वी आर क्रिएटिंग अ सिंगल डायमेंशन एरे, ठीक है। सिंगल डायमेंशन एरे क्रिएट करें और उसमें इस ARR जो कि एरे ऊपर क्रिएटेड है उसकी वैल्यू आगे पुट करें। तो यहाँ पे करेगा क्या, इस आउटर फॉर लूप के अंदर ये क्या करेगा कि एरे की फर्स्ट रो, ठीक है, ऑन फर्स्ट रो, यानी जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो एरे की जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो कौन सी है, ये 1 2 3, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को किस पे कॉपी कर देगा, एक और एरे बना के जिसका नाम क्या होगा, ए। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक और एरे क्रिएट किया है, सिंगल डायमेंशन एरे क्रिएट किया है ए, जिसके अंदर हमने इस डबल डायमेंशन में से सिर्फ पहली रो निकाल कर जो है वो कॉपी कर दी। तो ये होगा क्या, कैसे होगा, बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स कि आपने यहाँ पर इसको कहा इंटीजर ए स्क्वायर ब्रैकेट मींस एक सिंगल डायमेंशन एरे क्रिएट करो और इस डबल डायमेंशन की पहली रो निकाल कर इस सिंगल डायमेंशन एरे में कॉपी कर दो। जब ये स्टेप हो जाएगा तब हमें नीचे दूसरे स्टेप पे जाना पड़ेगा। इंटीजर बी मींस एक वेरिएबल क्रिएट हो बी नाम का, ठीक है, और उस बी वेरिएबल के अंदर क्या कॉपी हो, ए की वैल्यू 1 बाय 1। ए क्या है, यहाँ पे एक सिंगल डायमेंशन एरे है
और इस पर्टिकुलर केस के अंदर, इस सिंगल डायमेंशन के अंदर फर्स्ट स्टेप में क्या पड़ा हुआ था, 1 2 3। तो ये एक एरे, ठीक है, ये अगेन एक सिंगल डायमेंशन एरे बन गया। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, इस सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर क्या है, 1 2 3, और वो 1 2 3 एक एक करके बाय यूजिंग दिस फॉर ईच लूप, पहले बी के अंदर 1 चला जाएगा, फिर बी के अंदर 2 चला जाएगा, फिर बी के अंदर 3 चला जाएगा, और वो इस 1 2 3 को हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट कर देगा। जैसे ही ये लूप खत्म होगा, फिर हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में एक एंटर यूज किया, एंड देन इस आउटर लूप पे दोबारा जाएगा। अब इस आउटर लूप में क्या होगा, ये दोबारा जो एरे है इसके अंदर दूसरी वैल्यू आएगी। अगेन ये एक सिंगल डायमेंशन एरे, अगर ये सिंगल डायमेंशन एरे अगेन ये एक रो ही अपने पास सेव कर सकता है, तो इस दफा ये ARR अपनी सेकंड रो इस ए के अंदर जो है वो कॉपी करवा देगा, यानी इस दफा इस ए एरे के अंदर आ जाएगा 2 4 5। देन नीचे वाला स्टेप अगेन दोबारा चल पड़ेगा सेम तरीके से, एक बी वेरिएबल क्रिएट हुआ, ठीक है, और एरे जो कि ए है ये, जिसके अंदर वैल्यू है 2 4 5, उसकी वैल्यू एक एक करके एक्सेस होगी। पहले 2 एक्सेस होगा, फिर 4 एक्सेस होगा, फिर 5 एक्सेस होगा, और वो तीनों वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे एक एक करके प्रिंट हो जाएंगी। देन प्रिंट लाइन अगेन नेक्स्ट टाइम पे आएगा, ऑटो लूप में वापस गया, अब ये एरे दोबारा क्रिएट हुआ, और इस दफा इसके अंदर जो है वो ARR अपनी थर्ड वैल्यू जो है वो भेजेगा। थर्ड वैल्यू के तौर पर इसको अपनी थर्ड रो भेजनी है, ठीक है। थर्ड रो जो है वो इस एरे में कॉपी हो जाएगी, अगेन बी वेरिएबल क्रिएट होगा, और बी वेरिएबल एक एक करके 4 4 और 5 वैल्यू जो है वो इनपुट लेता जाएगा यहाँ पे, और बी प्रिंट करेगा। नाउ दूसरे लूप से हमें सीक्वेंस समझना पड़ता है, क्या सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, कहाँ प्लस प्लस हो रहा है, कहाँ टेस्ट कंडीशन चेक हो रही है, लेकिन फॉर ईच लूप जो है वो जावा खुद कंट्रोल करती है, ठीक है। हमें कोई प्लस प्लस नहीं करना पड़ा, कोई नेक्स्ट आइटरेशन का नहीं बताना पड़ा, जावा को खुद पता है कि मैंने नेक्स्ट आइटरेशन किस तरीके से लेनी है, और कैसे इस एरे को 1 बाय 1 एक्सेस कर करके इसमें से वैल्यूज मैंने गेट करनी है। तो डबल डायमेंशन में अगर आपको ये वे आउट समझ में नहीं आया, तो अगेन थोड़ा सा रट्टे वाला सिचुएशन यूज करो। सबसे पहले आउटर लूप में यू हैव टू क्रिएट अ सिंगल डायमेंशन एरे, उसकी डेटा टाइप वही होनी चाहिए जो डबल डायमेंशन एरे की डेटा टाइप हो। उसके बाद आपने इस एरे डबल डायमेंशन एरे का यहाँ पे नाम मेंशन करना है, ठीक है। इनर लूप के अंदर आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका नाम कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद जो एरे देना है वो एरे वही होना चाहिए जो आउटर लूप पर यहाँ पर क्रिएट हुआ। बस ये चीज याद रखनी है। बाकी प्रिंट आप किसको करवाओगे, इसी वेरिएबल बी को, क्योंकि सारी वैल्यूज यही लेकर आएगा एक एक करके, एंड देन 1 बाय 1 वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसमें 1 बाय 1 1 2 3 देन 2 4 5 देन 4 5 4 4 5 तीनों जो एरे की रोज हैं उनको 1 बाय 1 करके प्रिंट करते हैं। ओके, द लास्ट टॉपिक इज, देखिए हमने न्यू चीज एक जावा में समझी कि लोकल वेरिएबल टाइप इंस्टैंस कैसे होती है, कि हम बगैर डेटा टाइप मेंशन किए हुए एक वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन व्हेन वी आर डिस्कसिंग लूप, तो ये लूप में भी पॉसिबल है कि हम लूप के अंदर लोकल वेरिएबल टाइप एंड पेरेंट यूज करें। तो बेटर तो ये होगा कि इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझें। ओके, नाउ इन दिस एग्जांपल हमने फॉर लूप के अंदर जो है वो लोकल टाइप एंड पेरेंट्स जो है वो इस्तेमाल किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो हमने एक लेबल प्रिंट करवाया है, एक हेडिंग प्रिंट करवाई है, देन एक्स की वैल्यू जो है प्रिंट करने लगे। देन वी हैव क्रिएटेड अ फॉर लूप। दूसरी चीज जो इसमें आप ये भी देखोगे कि फॉर लूप जो है उसमें हम पॉइंट्स वाली वैल्यू जो है वो भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि फॉर लूप के अंदर जो लूप चले वो पॉइंट वाली वैल्यू पे चले बजाय इंटीजर वैल्यू के। तो यहाँ पे हमने लिखा है वी आर एक्स इज इक्वल टू 2.5। तो थोड़ा सा अपना अगर प्रीवियस नॉलेज हम रिपीट करें, तो हमने ये समझा था कि हम वी आर कीवर्ड यूज करके वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जिसकी डेटा टाइप जो है वो जावा खुद समझे कि क्या है। तो इस एग्जाम्पल में डेटा टाइप क्या होगी, ऑब्वियसली डबल होगी, क्योंकि हम ये ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक पॉइंट वाली वैल्यू हम दें, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाती है, डबल। तो ये एक्स एक वेरिएबल बन जाएगा जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, डबल। तो बेसिकली ये लूप डबल में चलना शुरू हो जाएगा। तो लूप 2.5 से स्टार्ट होगा और उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक वैल्यू जो है वो 100.0 से कम है
x मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यूज जो है वो फिर स्क्रीन पे हमने प्रिंट करवानी। तो जो न्यू चीज है इसके अंदर वो ये है कि यहाँ पे हमने डबल x इज इक्वल टू 2.5 नहीं लिखा है, इसकी जगह खाली var x इज इक्वल टू 2.5 लिखा है, ठीक है, ताकि वेरिएबल खुद ही अपनी डेटा टाइप डिसाइड कर ले कि मेरी डेटा टाइप जो है वो क्या है। देन सेकंड एग्जांपल एरे की, क्योंकि हमने एरे में भी टाइप इनफेरेंस डिस्कस की थी। एक एरे है जिसमें 1 2 3 4 5 जो है वो स्टोर है। देन एक हेडिंग प्रिंट करवाई है वैल्यूज ऑफ एरे, एंड देन अगेन हमने फॉर ईच लूप यूज किया है। फॉर ईच लूप में भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ var v, ठीक है, और आगे जो है वो एरे का नाम दे दूँ, तो अगर हम इस तरीके का सिंटैक्स यूज कर रहे हैं तो ये v की डेटा टाइप ऑटोमेटिकली इस एरे की डेटा टाइप से देखकर डिसाइड कर लेगा, ठीक है। ये एरे जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का है, तो ये v भी जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का बन जाएगा। हमें यहाँ पे सिर्फ var लिखने की जरूरत है, v लिखने की जरूरत है। इस arr की डेटा टाइप को एनालाइज करके जेडीके और सॉरी जावा वर्चुअल मशीन खुद ही इस v की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर कर देगी, और जब ये चलेगा तो ये प्रॉपर तरीके से v की वैल्यूज v में जो है वो यार की यानी एरे की वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करके प्रिंट कर दिया जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट हुई है जो कि 5, 2.5, then 5, then 10, 20, 40, 80। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2 150 हो जाएगा, जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगी, तो 80 पे आके स्टॉप हो जाएगा। देन नीचे वैल्यूज ऑफ एरे वो भी एज इट इज जो है वो प्रिंट हो गई, ठीक है। तो हमने बाय यूजिंग var यहाँ पे भी एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि डबल टाइप का बना, एंड बाय यूजिंग var हमने यहाँ पे भी एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि खुद ही इंटीजर टाइप का बना, बाय सीइंग द एरे, एरे की डेटा टाइप क्या है। वैसे ना ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करनी है। ये तो आपका सिंपल मार्कशीट क्रिएट करने का प्रोग्राम है, जो पहले भी हम इसी तरह की एग्जांपल्स कर चुके हैं सी प्लस प्लस में भी। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आपको 5 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट करना है। डिफरेंट एरेज होने चाहिए 7 टाइप के, उनकी टाइप यहाँ पे लिखी हुई है, रोल नंबर है, नाम है, मार्क्स, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट। देन उसके बाद आपने ये 7 इनपुट लेने के बाद टोटल परसेंटेज ग्रेड नाम के 3 डिफरेंट और एरेज बनाने, ठीक है, जिसमें टोटल के अंदर स्टूडेंट नंबर 1 का टोटल हो, देन स्टूडेंट नंबर 2 का, स्टूडेंट नंबर 3 का, ऐसा 5 स्टूडेंट के टोटल परसेंटेज और ग्रेड इनके भी एरेज होने चाहिए, ठीक है। तो ये 3 एरेज आपको यहाँ पे और बनाने हैं। आपने लूप यूज करने हैं, डिसीजन यूज करनी है, डिसीजन मेकिंग, इनपुट यूज करना है, स्कैनर क्लास यूज होगी, ठीक है। ये सारी चीजें मिक्स एंड मैच अप करके आपको इस तरीके का रिजल्ट फिर शो करना है, ठीक है। तो बेसिकली आप इनपुट का कोई भी तरीका यूज करो, ठीक है, वो किस तरीके का दिखे वो आपकी मर्जी है। लेकिन आउटपुट यानी जब आप इनपुट दे दो 5 स्टूडेंट्स का, ठीक है, आपसे पहले उनका नाम रोल नंबर पूछे, फिर उनका नाम पूछे, फिर मार्क्स उनके पूछे 5 डिफरेंट सब्जेक्ट के, एंड देन फिर खुद ही उसका टोटल कैलकुलेट करे, खुद ही उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करे, और खुद ही उसका ग्रेड कैलकुलेट करे इन दीज 3 एरेज। लेकिन इन 5 एरेज में, इन 7 एरेज में, स्टार्टिंग 7 एरेज में आप इनपुट करोगे बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। उसका स्क्रीन आउटपुट कैसा हो डिसाइडेड योरसेल्फ, जिस तरीके का भी आप चाहो, ठीक है। 1 बाय 1 आपसे जो है वो सारी वैल्यूज दे, उसके बाद इस तरीके का एक आउटपुट जनरेट कर दे, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट करे, उसका नेम, देन उसके इंग्लिश के मार्क्स, कैलकुलस, रेकॉर्ड, प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू आईटी वगैरह वगैरह, ठीक है। कोई ये आपकी मर्जी है सब्जेक्ट, आप कोई भी 5 ले लो। उसके बाद उसकी टोटल, उसकी परसेंटेज और उसका ग्रेड जो है वो डिस्प्ले करे। देन एक स्पेस देने के बाद ये सेम पैटर्न सेकंड स्टूडेंट के लिए, ये सेम पैटर्न थर्ड के लिए, और इस तरह पांचों स्टूडेंट के जो रिजल्ट है वो इस तरह 5 डिफरेंट के साथ प्रिंट कर दे, गैप के साथ। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस तरह मेरे स्क्रीन पर पूरा नहीं आ रहा, तो आप टैब चूज करके एक लाइन से 2 चीजें भी प्रिंट करवा सकते हो। लाइक मार्क्स हो सकता है कि आप एक लाइन पे जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पूरे नहीं आएंगे तो आप इस तरीके से भी डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। ये परसेंटेज आए और परसेंटेज के बाद भी ग्रेड आ जाए, ठीक है। तो अब तो यू कि आप आउटपुट किस तरह का चाह रहे हो, बट पॉइंट सिर्फ ये है कि सारी वैल्यूज प्रिंट होने के बाद तो दूसरी वैल्यूज, तीसरी पांचों की पांचों वैल्यूज जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो।
अगेन आप लोग क्वेश्चन करते हो, हम इनपुट आउटपुट आपकी मर्जी है। अगर आपको ये आउटपुट अच्छा नहीं लगता, आप दूसरे तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहते हो इन्फॉर्मेशन, इट्स अप टू यू। इन्फॉर्मेशन भले जैसे भी डिस्प्ले करवाओ, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम के अंदर 7 एरेज इनपुट के लिए और 3 एरेज कैलकुलेशन के लिए होनी चाहिए, और इसके अलावा लूप और इसके थ्रू जो है वो सारा काम कर रहा है। ना एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है, ये पहले भी आपने की है, लेकिन इस दफ़ा आपको ये जावा में करनी है। ठीक है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो आपके एक कैरेक्टर का इनपुट है। कैरेक्टर इनपुट कैसे लेते हैं ये हम ऑलरेडी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि कैरेक्टर इनपुट कैसे लिया जाता है इसके क्लास के थ्रू। तो इस कैरेक्टर को वो चेक करे, ठीक है, और ये बता दे कि आया ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है, या ये कोई स्पेशल कैरेक्टर है, या जो आपने टाइप किया वो एक नंबर है। इसकी लॉजिक हमने पहले भी डिस्कस की थी कि आप ये यूनिकोड के थ्रू करोगे, यूनिकोड मैचिंग के थ्रू करोगे। एक सर्टेन रेंज होती है स्मॉल लेटर्स की और कैपिटल लेटर्स की, ठीक है, कि वो लेटर्स कहलाते हैं। एक सर्टेन रेंज होती है नंबर्स की, ठीक है, कि वो नंबर्स कहलाते हैं। उनके स्पेशल यूनिकोड होते हैं। बाकी जो कुछ बचता है वो सारे फिर स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। ठीक है, और अगर हम खाली एंटर प्रेस करें तो प्रोग्राम जो है वो आपका एग्जिट हो। एंटर प्रेस करें और प्रोग्राम एग्जिट हो, इसके लिए आप प्रीवियसली या तो C++ के जो लेक्चर थे उसमें जिस तरीके से हमने एंटर को यूज़ किया था वो देखो जाकर, या ये लॉजिक आप नेट से सर्च करो कि हाउ इज पॉसिबल कि हम खाली एंटर प्रेस करें तो ये डिटेक्ट कर ले कि हमने खाली एंटर प्रेस किया, प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो गया। दैट्स ऑल, 2 ही एक्सरसाइज है। ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।